स्टार्ट कर रहे हैं, 1 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं, 1 मिनट जरा। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं IAS 38 इनटेंजिबल एसेट्स। बहुत गौर से बात को सुने। देखो बेटा, आपने अपनी लाइफ में आज तक जो एसेट्स पढ़े थे ना, नॉन करंट एसेट, वो टेंजिबल एसेट्स होते थे। टेंजिबल नॉन करंट एसेट पढ़े थे। तारुफ ये है आपके जहन में कि टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं विच कैन बी टच्ड। बिल्कुल सही है। जैसे ये पेन टेंजिबल एसेट है, ये फोन टेंजिबल एसेट है, ये बिल्डिंग टेंजिबल एसेट है, आपका कंप्यूटर टेंजिबल एसेट है, ये बॉटल बॉटल टेंजिबल एसेट है। सही है। चेयर्स टेंजिबल एसेट है विच कैन बी टच्ड। सही है। अब हम शुरू कर रहे हैं इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट की जो बुनियाद आपके जहन में है ना, वो है कि विच कैन नॉट बी टच, जिनका फिजिकल सब्सटेंस ना हो। एक जहन यही बना हुआ है, ठीक है। जैसे गुडविल है, इंसान का नाम है। सही है। जैसे लाइसेंस हैं, राइट्स हैं, आपका देर सॉफ्टवेयर्स हैं, रेसिपीज हैं, टेक्निक्स हैं, स्किल्स हैं, फॉर्मूलाज हैं। ये सब के सब इंटेंजिबल एसेट हैं। सब के सब क्या इंटेंजिबल एसेट। सही। अब इंटेंजिबल एसेट पे स्टैंडर्ड बोर्ड ने ये पूरा कानून बना दिया है। इस पूरा कानून का नाम है IAS 38। इस पूरे कानून का नाम क्या है? IAS 38। इस कानून का नाम रख दिया गया IAS 38। IAS 38 का नाम पढ़ो, क्या लिखा है? इंटेंजिबल इंटेंजिबल एसेट। देखो, मैंने दो नाम दो हेड्स में तोड़ दिया है। इंटेंजिबल के वर्ड को अलग कर दिया है, एसेट को अलग कर दिया है। इंटेंजिबल के नीचे मैंने क्या लिखा है? नो फिजिकल सब्सटेंस। आराम से सुनो। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें करूंगा ताकि सीखो। जरूरी नहीं है वो आए, लेकिन सीखो। इनटेंजिबल एसेट वो एसेट होता है जिसका नॉर्मली फिजिकल सब्सटेंस ना हो, ठीक है। यानी जिसको आप छू ना सको, आसान लफ्जों में। तो अब जब बच्चा ये सुनता है तो बच्चा एक सवाल करता है। बोला, सर क्या आपने ड्राइविंग लाइसेंस देखा है? मैंने कहा मेरे पास है। एक कार्ड होता है ना, टच कर सकते हैं ना। सर गन का लाइसेंस देखा है? मैंने कहा वो भी मेरे पास है। बुकलेट होती है, गन का लाइसेंस एक बुकलेट होती है, उसको भी टच कर सकते हैं। तो बच्चा बोलता है, यार आप कह रहे हो कि लाइसेंस इंटेंजिबल एसेट है,
जबकि लाइसेंस की बुकलेट को और लाइसेंस के कार्ड को तो हम छू सकते हैं, तो वो इंटेंजिबल एसेट कैसे हुआ, ये साबित करो। मैंने कहा अभी कर देता हूँ। सुनो बेटा, जरा सोचें, गवर्नमेंट ने हमें कार्ड पे लिख के दिया है कि आपको 5 साल तक ड्राइविंग की इजाजत है, सही है, तो हम 5 साल तक ड्राइव कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इस कार्ड पे लिख के नहीं देती, बल्कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के लोग हमें कॉल करके बोलते हैं कि हाँ भाई, कॉल करके बोलते हैं हाँ भाई चला लो गाड़ी 5 साल तक, तो भी उतना ही फायदा होता। कार्ड पे लिख के देके गाड़ी चला रहे हैं तो भी इतना ही फायदा है, और अगर ओरली हमें कॉल करके बोल देते तो भी इतना ही फायदा होता है। इसका मतलब इस कागज के टुकड़े में, इस गत्ते के टुकड़े में कोई यूटिलिटी नहीं है। असल में जो राइट्स इसके अंदर छुपे हैं उसके अंदर यूटिलिटी है। तो मेरे बच्चों, उसूल ये है कि अगर कभी इनटेंजिबल एसेट में कोई टेंजिबल सब्सटेंस होगा ना, इनटेंजिबल एसेट में अगर कोई टेंजिबल सब्सटेंस होगा, वो बहुत मामूली सा होगा, वो मामूली सा होगा, या फिर उस टेंजिबल सब्सटेंस से फायदा नहीं हो रहा होगा, असल में उसके इनटेंजिबल एलिमेंट से ही फायदा हो रहा होगा। ठीक है, तो इनटेंजिबल एसेट में कभी कभार टेंजिबल सब्सटेंस होता है, लेकिन उससे फायदा नहीं हो रहा होता, असल में उसके राइट से फायदा हो रहा होता है। जबकि जबकि सुनो कान खोल के, जबकि टेंजिबल एसेट वो होता है जिसके टेंजिबल स्ट्रक्चर से भी आपको फायदा हो रहा होता है। जैसे आपने चेयर देखी है, चेयर इस तरह बनी होती है कि इंसान उसमें फंस जाता है। इस वक्त मैं चेयर में बैठा हूं, फंसा हुआ उस चेयर में, यानी बेड एक स्पेशल काम दे रही है, सही। आपने व्हाइट बोर्ड देखा है, उसका ऐसा फिजिकल स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि फिजिकल स्ट्रक्चर को आप उसके यूज करते हो। बिल्डिंग का फिजिकल स्ट्रक्चर ऐसा बना होता है कि उसमें बहुत सारे लोग अकोमोडेट हो जाते हैं। गाड़ी का फिजिकल स्ट्रक्चर ऐसा बना होता है कि हम ट्रेवल कर लेते हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि टेंजिबल एसेट के टेंजिबल स्ट्रक्चर से हमें फायदा हो रहा होता है, जबकि इनटेंजिबल एसेट में अगर कभी कोई टेंजिबल स्ट्रक्चर होगा तो वो गैर मामूली, बहुत लाइट अमाउंट होगा, राइट, और उससे आपको फायदा नहीं हो रहा होगा। तो ये बात एक जहन में हो गई। साथ इनटेंजिबल के साथ अगला वर्ड लिखा है एसेट। इनटेंजिबल के साथ मेरे प्यारे बच्चों अगला वर्ड लिखा है एसेट। बेटा आप सब इतने पढ़े लिखे हैं, आप लोगों ने बचपन में अकाउंटिंग पढ़ी है। एसेट वो चीज है जो आपके कंट्रोल में हो, एसेट वो चीज है जो हमारे कंट्रोल में हो, सही है, तो कंट्रोलेबल होना जरूरी है। देखो मैंने आगे ब्लू पेन से लिखा हुआ है, मेरी तरफ प्लीज, आगे ब्लू पेन से लिखा हुआ है, सुने, that's why staff training costs not to be capitalized, that's why staff training costs not to be capitalized। बेटा आप लोगों को याद होगा, हम अपने एम्प्लॉइज और स्टाफ को, आपको ये मैंने IAS 16 में भी पढ़ाया हुआ है, पहले भी पढ़ाया हुआ है, आप अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देते हो तो उनके अंदर स्किल्स आ जाती है ना, स्किल्स आ जाती हैं, स्किल्स एक इंटेंजिबल एसेट है, लेकिन फिर भी हम स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट को एसेट रिकॉर्ड नहीं करते। हम स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट को एसेट रिकॉर्ड नहीं करते, आप लोगों को पता है उसकी वजह, उसकी दलील ये है कि स्टाफ से मिलने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्टाफ कभी भी छोड़ के जा सकता है, स्टाफ कभी भी रिजाइन करके जा सकता है, तो कंट्रोलेबिलिटी भी होना जरूरी है। एसेट वो चीज है जो हमारे कंट्रोल में हो, एसेट वो चीज है जो हमारे कंट्रोल में हो, सही। अब जरा बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निकल डिस्कशन शुरू हो रही है। नीचे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए देखें बेटा, स्क्रीन पे एग्जांपल लिखा हुआ है, गुडविल, सॉफ्टवेयर्स, लाइसेंस, स्किल्स, टेक्निक्स, ये सब इंटेंजिबल है, सही है। अब उसके बाद एक लाइन पढ़ें, उसके बाद एक बड़ी, इनटेंजिबल एसेट्स आर इनिशियली रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, कान और आंखें खोल लो। इनटेंजिबल एसेट हमेशा IAS 38 कहता है कि कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा। कॉस्ट का मतलब कभी नहीं भूलना, कीमत खरीद, जो कीमत हम अदा करते हैं। कॉस्ट का मतलब कीमत खरीद, जो कीमत हम अदा करते हैं, जो कीमत हम अदा करते हैं, सही है, कॉस्ट का मतलब कीमत खरीद। अब नीचे वाली लाइन पढ़ो, दैट्स वाई इंटरनली जेनरेटेड गुडविल, ये बहुत मशहूर किस्सा है, और अकाउंटेंट को अगर नहीं आता तो उसको कुछ भी नहीं आता, ये सीख लो आज। दैट्स वाई internally generated goodwill cannot be capitalized because you cannot calculate the cost of internally generated goodwill। सुनो बेटा, एक गुडविल होती है जो हम मेहनत करके खुद बनाते हैं, इंटरनली जनरेटेड, सही है। जैसे मैंने एक शॉप जीरो से खोली, कोई मुझे नहीं जानता था, मैंने अच्छी सर्विस दी, लोगों को रात रात तक सर्विसेज दी, मैंने एक कॉल पे जवाब दिया, लोगों को फ्री में रिफंड करके दिए, जिसको जो वारंटी की सर्विस दी, बेतहाशा मेहनत करके 10 साल बाद एक गुडविल, एक नाम क्रिएट कर लिया, सही है। ये वाली गुडविल है इंटरनली जनरेटेड। जैसे मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट की जो गुडविल है वो इंटरनली जनरेटेड है, हमने जीरो से स्टार्ट किया था। एक होती है परचेज गुडविल, परचेज गुडविल तुमने कंसोलिडेशन में पढ़ी थी, परचेज गुडविल तुमने कंसोलिडेशन में पढ़ी थी, जिसमें पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी को चलता हुआ खरीदती थी। एक इदारा दूसरे बिजनेस को चलता हुआ जब खरीदता था तो जो गुडविल पे करता था वो परचेज गुडविल है, सही है। मुझे भी याद है, आपको भी याद है, हम सब ने पढ़ा है। हाँ, परचेज गुडविल कैपिटलाइज होती थी क्योंकि उसकी कॉस्ट नजर आ रही होती थी। परचेज गुडविल आप खरीदते थे, परचेज गुडविल आप खरीदते थे तो उसकी कॉस्ट आप कैलकुलेट कर लेते थे, याद है। लेकिन इंटरनली जेनरेटेड गुडविल, तवज्जो, इंटरनली जेनरेटेड गुडविल का मतलब जो हम अपनी गुडविल खुद क्रिएट करते हैं। सुने,
तो वो कैसे क्रिएट होती है बेटा? सुने कि आपको एक स्टूडेंट ने मैसेज किया, आपने उसको फौरन से रिप्लाई कर दिया, फिर उसने मैसेज किया, आपने उसको वॉइस नोट पे रिप्लाई कर दिया, फिर रात के 2 बजे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया, आपने उसको भी रिप्लाई कर दिया, ठीक है? आखिरी दिन उसका पेपर था, उसने फिर कॉल किया, आपने उसको फिर रिप्लाई किया। तो ये जो सर्विस दे रहे हो आप जो सर्विस दे रहे हो, सबसे बात कर रहे हो, सबको सर्विस दे रहे हो, सबको एंटरटेन कर रहे हो, इसके जरिए आपकी वो गुडविल क्रिएट हो रही है। अब जरा मुझे बताएं, सोच के बताएं, मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं कि जो रात के 2 बजे मैंने बच्चे को मैसेज पे रिप्लाई किया था, रात के 2 बजे जो मैंने मैसेज पे बच्चे को रिप्लाई किया था उसकी कॉस्ट क्या है, रात के 2 बजे मैंने से जो बच्चे को मैसेज पे रिप्लाई किया था उसकी कॉस्ट क्या है। तो इन चीजों की इंटरनली जनरेटेड गुडविल पे जो एफर्ट्स लगे उनकी कॉस्ट कैलकुलेट नहीं हो सकती, उनकी कॉस्ट कैलकुलेट नहीं हो सकती, और जब उनकी कॉस्ट कैलकुलेट नहीं हो सकती तो फिर वो कैपिटलाइज नहीं हो सकता। तो ये उसूल है कि इंटरनली इंटरनली जनरेटेड गुडविल मेरे बच्चों कैपिटलाइज नहीं हो सकती, इंटरनली जनरेटेड गुडविल कैपिटलाइज नहीं हो सकती। ओके, तो परचेज गुडविल बिल्कुल आप उसको खरीदते हो, याद है आप लोग सीओआई लेस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, आप जब आप कंसोलिडेशन पढ़ रहे थे तो परचेज गुडविल कैपिटलाइज होती है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल कैपिटलाइज नहीं होती। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सुन लो, इंटरनली जनरेटेड गुडविल इंटेंजिबल एसेट तो है, इससे इनकार नहीं कर रहा, इंटरनली जनरेटेड गुडविल इनटेंजिबल एसेट तो है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन वो उसकी कॉस्ट कैलकुलेट नहीं हो सकती, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट नहीं हो सकती, इस वजह से उसको हम एसेट रिकॉर्ड नहीं करते। वैसे इंटेंजिबल एसेट है, लेकिन कभी भी हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। क्यों? क्योंकि IAS 38 क्या कहता है, इंटेंजिबल एसेट्स आर इनिशियली रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट, और उसकी कॉस्ट कैलकुलेट नहीं हो सकती, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट नहीं हो सकती, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट नहीं हो सकती। ओके, राइट। ये एक इनिशियल तारुफ था, 30 सेकंड की खामोशी कर रहा हूं, देख लो अच्छी तरह। अच्छा, ये सब तुम लोग पहले भी लिख चुके हो ना, लिख तो तुमने लिया ही था, और वैसे भी मैं स्लाइड्स भेज ही देता हूं तुम लोगों को। ओ भाई, प्लीज, नशे की हालत में क्लास अटेंड करना मना है। एक मासूम ने सवाल पूछा है कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल ही तो परचेज गुडविल होती है। नहीं, नहीं, मैं अब मेरे लिए सोचो, मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट की जो इस वक्त अपनी गुडविल है वो इंटरनली जनरेटेड है, वो परचेज नहीं है बेटा। हाँ, परचेज कब होगी, आज कोई और सेट आया, कोई और बिजनेसमैन आया और उसने मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट को खरीद लिया, उसके लिए परचेज है, मेरे लिए आज भी इंटरनली जनरेटेड होगी। हम अपने एंगल से बात कर रहे हैं ना बेटा। चलो बिस्मिल्लाह। अब इस आईएएस का दिल शुरू हुआ, इस आईएएस का सबसे अहम तरीन पार्ट शुरू हुआ, जो एग्जामिन होता है। मैंने वैसे राइटिंग मेरी रीडेबल है, क्योंकि जब से मैंने आईपैड पे पढ़ाना शुरू किया, आईपैड इज वेरी नीट एंड क्लीन। आईपैड में कलर कॉम्बिनेशन वगैरह ये सब, उसके पीछे की स्क्रीन के कलर्स, वो सब बहुत नीट एंड क्लीन है। आई कैन कंपेयर, मुझे ज्यादा सुकून मिलता है आईपैड पे। तो बहरहाल राइटिंग रीडेबल है, बेशक ज्यादा स्टफ था तो मैंने छोटा छोटा करके लिखा है, लेकिन मैं इनलार्ज वगैरह करता रहूंगा। देखो, अब आप गौर से देखें, स्क्रीन के टॉप पे देखें, स्क्रीन के टॉप पे ब्लू कलर से इनटेंजिबल एसेट लिखा हुआ है, और इनटेंजिबल एसेट के आगे 2 एरो बने हुए हैं। एक साइड इसकी बहुत बच्चों वाली है, परचेज। बेटा, इनटेंजिबल एसेट या तो परचेज होता है, मेरी तरफ देखें, इनटेंजिबल एसेट या तो परचेज होता है, आप तैयार खरीद सकते हो। मिसाल के तौर पे आप लाइसेंस खरीद सकते हो, बिल्कुल हम लोग गन का लाइसेंस खरीदते हैं, हम और लाइसेंस लैंडिंग राइट्स वगैरह खरीदते हैं, हम सॉफ्टवेयर खरीदते हैं। तो इनटेंजिबल एसेट बाजार से भी मिलते हैं, परचेज। तो अब देखो, पहले परचेज इंटेंजिबल एसेट का रिकग्निशन क्राइटेरिया पढ़ लो। परचेज इंटेंजिबल एसेट के नीचे 2 पॉइंट लिखे, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। परचेज इंटेंजिबल एसेट के लिए 2 पॉइंट लिखे, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। ये रिकग्निशन क्राइटेरिया है। यकीन करें, अगर तुम्हारी याददाश्त अच्छी है ना, तो तुम्हें याद होगा यही रिकग्निशन क्राइटेरिया IAS 16 में भी तुमने पढ़ा है, यही रिकग्निशन क्राइटेरिया तुमने IAS 16 में भी पढ़ा है। क्या क्या है? प्रोबेबल चांसेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट हो, यानी प्रोबेबल चांसेस हो कि उससे फायदा होगा, और नंबर 2 कॉस्ट रिलायबली मेजर, ये तो जरूरी है भाई, कॉस्ट रिलायबली मेजर होना जरूरी है, पता तो हो कि कॉस्ट कितनी लगी है। अगर ये दोनों कंडीशन मीट हो गई, तो हाँ, परचेज इंटेंजिबल एसेट को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। सही है, परचेज इंटेंजिबल एसेट को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो मेरे बच्चों, फिर बोल रहा हूँ, ऊपर ब्लू रंग से, नीले रंग से इंटेंजिबल एसेट लिखा है, और एक तीर का निशान जा रहा है परचेज की तरफ से। तो इनटेंजिबल एसेट अगर आप चाहो तो खरीद सकते हो,
अगर आप चाहो तो इंटेंजिबल एसेट खरीद सकते हो, यस खरीद सकते हो, ठीक है? और इधर देखें, खरीदने के लिए ये 2 कंडीशन मीट होनी चाहिए, 2 कंडीशन मीट होगी तो खरीदा हुआ इंटेंजिबल एसेट आपकी बुक्स में रिकॉर्ड हो जाएगा और ये दोनों कंडीशन तुमने अपनी ज़िंदगी में आईएएस 38 में पढ़ी हुई है, आईएएस 16 में पढ़ी हुई है। नंबर 1 प्रोबेबल चांसेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट हो, इकोनॉमिक बेनिफिट होने के यानी फ़ायदा होने के चांसेस हो और नंबर 2 कॉस्ट रिलायबली मेजर भाई कितने का खरीदा, क्या कीमत अदा की वो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको कीमत ही नहीं पता होगी बेटा डबल एंट्री कैसे बनाओगे? डबल एंट्री कैसे बनाओगे? सही है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पैसा ही रिकॉर्ड होता है। नाउ ये तो एक जनरल सी बात थी। असल चीज़ जिस पे अब हम नई चीज़ पढ़ेंगे वो देखो दूसरा तीर पढ़ो। ब्लू वाले बीच में जो इंटेंजिबल एसेट लिखा हुआ है उस पे दूसरा तीर का निशान पढ़ें। दूसरा तीर का निशान है इंटरनली जनरेटेड। दूसरा तीर का निशान है मेरे बच्चों इंटरनली जनरेटेड। मैं स्क्रीन का ज़रा एंगल चेंज कर रहा हूँ। दूसरा तीर का निशान है उसका नाम है इंटरनली जनरेटेड। इंटरनली जनरेटेड नज़र आ रहा है? इंटरनली जनरेटेड का मतलब बेटा आप अपने घर में बैठ के भी इंटेंजिबल एसेट क्रिएट कर सकते हैं। सही है? अब सुकून से सुने, सुकून से सुने, यहाँ देखें। यार किसी ने अगर कॉपी नहीं किया हुआ, वैसे तो मैंने लास्ट टाइम कॉपी करने दिया था, मैं ये स्लाइड्स आपको भेज दूंगा, ये बहुत प्यारी स्लाइड्स हैं, आपको एक क्लिक पे भेज दूंगा। प्लीज अब सुने अच्छी तरह, सुन लें प्लीज, थैंक यू। देखो इनटेंजिबल एसेट आप घर में भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? घर में भी क्रिएट कर सकते हो। अब उस घर में क्रिएट करने के ये दो मैंने आपके सामने स्टेजेस लिखे हुए हैं, लेकिन इसको सुकून से सुने। बेटा आजकल के दौर में हम सब आंखें खोल के जिंदा हैं और स्पेशली आफ्टर कोविड टेक्नोलॉजिकल स्टॉक्स टेक्नोलॉजिकल कंपनीज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिसमें मैंने शायद हम लोगों ने भी वीडियोस भी बनाई थी। फैंग फैंग स्टॉक, FAANG, फैंग याद है? फैंग स्टॉक अगर आप लोगों को याद हो, फेसबुक, Amazon, एप्पल, गूगल, हाँ जी, नेटफ्लिक्स, ये सारे फैंग स्टॉक्स, ये टेक्नोलॉजिकल स्टॉक है। नेटफ्लिक्स टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, गूगल टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, एप्पल टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, Amazon ऑनलाइन रिटेलर, ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी है, सही, फेसबुक टेक्नोलॉजी है। तो मेरे बच्चों इस वक्त दुनिया की जो ये फैंग स्टॉक्स दुनिया के मशहूर तरीन स्टॉक है और ये यूएस की मार्केट का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। यानी यूएस ये स्टॉक हिलते हैं तो पूरी मार्केट हिल जाती है, इतने बड़े स्टॉक्स हैं ये। तो यार आप खुद सोच लो कि इसका मतलब टेक्नोलॉजिकली डिपेंडेंट दुनिया हो चुकी है। तो जब दुनिया टेक्नोलॉजिकली डिपेंडेंट हो गई तो आजकल हर अगला इदारा अपने पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। हर इदारे का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, ठीक है? अब इंटरनली जनरेटेड घर में इंटेंजिबल एसेट अपनी कंपनी में खुद बनाने के लिए सबसे पहला स्टेज होता है। देखो ये पहला स्टेज है। फर्स्ट स्टेज इज, यहाँ देखें, the first stage is research stage, the first stage is research stage, the first stage is research stage। रिसर्च स्टेज क्या है बताऊं? देखो इसकी डेफिनेशन ये रही, ये इसकी डेफिनेशन है। इनिशियल, ये देखो यार, इनिशियल प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन टू ऑब्टेन न्यू नॉलेज। बहुत सुकून से चलोगे तो मजे से पढ़ लोगे, सुकून से चलना, प्यार प्यार से, टुक 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 टुक, बिल्कुल मिसबा की तरह। यहाँ देखें, इनिशियल प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन टू ऑब्टेन न्यू नॉलेज। यार रिसर्च स्टेज का मतलब अभी कुछ फाइनल प्रोडक्ट हमारे जहन में नहीं है। साइंटिस्ट को हमने बोला यार डिफरेंट केमिकल्स मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, रिसर्च करो, ये तार इससे मिलाओ, रिसर्च करो। तो क्या लिखा है? इनिशियल प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का वर्ड है, टू ऑब्टेन न्यू नॉलेज। तो भाई साहब ये इतना शुरुआत का स्टेज होता है कि अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं होती कि फाइनल प्रोडक्ट दुनिया में आएगी या नहीं आएगी। आसान लफ्जों में ये इतना इनिशियल स्टेज होता है कि अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं होती कि फाइनल फायदा होगा या नहीं होगा। तो जब स्टैंडर्ड कहता है जब ये इतना शुरुआत का स्टेज है, स्टैंडर्ड कहता है जब ये इतना शुरुआती स्टेज है कि जिसमें कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है कि फाइनल प्रोडक्ट दुनिया में आएगी या नहीं आएगी, जिसमें कोई कंफर्मेशन नहीं कि फाइनल फायदा होगा या नहीं होगा, तो जब वर्ड सुनो, जब फायदा होने की कोई गारंटी नहीं है, जब फायदा होने की कोई गारंटी नहीं है, तो रिसर्च स्टेज पे जो भी खर्चा लगेगा वो एसेट रिकॉर्ड नहीं हो सकता। रिसर्च स्टेज पे जो भी खर्चा कर रहे हो उसकी एंट्री बनाना एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, एसेट रिकॉर्ड नहीं करना। क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तुम सब इतना इल्म रखते हो कि एसेट वो चीज है जिससे फायदा हो, एसेट वो चीज होती है जिससे फायदा हो, ठीक है? तो रिसर्च स्टेज बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। जैसे एक होती है मार्केटिंग रिसर्च, का नाम भी आपने सुना होगा कि कई बार हम क्या करते हैं कि अपनी 3-4 प्रोडक्ट्स को ले जाके मॉल में हम स्टॉल स्टॉल लगा देते हैं डिफरेंट मॉल्स में और मार्केटिंग रिसर्च करते हैं। लोगों को चाय टेस्ट कराते हैं और उनको क्वेश्चनर देते हैं कि यार फिल करो,
तो लोग अपना फीडबैक लिखते हैं, सही है। तो ये भी एक इनिशियल स्टेज होता है, हम उस रिसर्च के बाद डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, उस रिसर्च के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। दैट मीन्स रिसर्च स्टेज पे हम श्योर नहीं होते कि हमारी फाइनल प्रोडक्ट दुनिया में आएगी या नहीं आएगी, राइट। ओके, तो अब देखें इसका ट्रीटमेंट, यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, ट्रीटमेंट देखें, ये देखें क्या लिखा है, इनिशियल प्लान इन्वेस्टिगेशन टू ऑब्टेन न्यू नॉलेज, दिस इज द डेफिनेशन। आगे लिखा हुआ है एज इट इज वेरी, देखो पढ़ो, आराम आराम से पढ़ो, एज इट इज वेरी इनिशियल स्टेज, मैं रिसर्च वाला कॉलम पढ़ रहा हूं अभी, डेवलपमेंट नहीं पढ़ रहा। एज इट इज वेरी इनिशियल स्टेज, दैट्स व्हाई नो कंफर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, अभी कोई कंफर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। अब अगली लाइन में इसका ट्रीटमेंट है, रिसर्च कॉस्ट मस्ट बी एक्सपेंस इमीडिएटली इन द पीरियड इट इज इनकर्ड, जैसे ही लगाओगे एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, पीएनएल डेबिट और कैश क्रेडिट, तो रिसर्च का एक ही ठिकाना है जहन्नम, डायरेक्ट पीएनएल में डाल दो। रिसर्च को उठा के डायरेक्ट वन शॉट पीएनएल में डाल दो। रिसर्च को उठा के डायरेक्ट वन शॉट पीएनएल में डाल दो। एंट्री बना दो एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, सही है। अब वैसे तो तुम लोग के बेबी लेवल, तुम लोग बेबी हो इस वक्त, F3 इज अ बेबी लेवल, बेबी लेवल पे इतनी बात काफी है। लेकिन एक और बात तो मैं बता दूं, देखो सुनो, यहाँ देखो, नीचे नीचे पढ़ो, देखो, तुम रिसर्च अपने लड़कों से कराओ, इंटरनली अपने एम्प्लॉइज से कराओ तो भी उनको पैसे देने पड़ेंगे। तुम रिसर्च अपने एम्प्लॉइज से कराओ तो भी उनको पैसे देने पड़ेंगे, तो वो भी एक्सपेंस है। या तुम रिसर्च बाहर किसी लड़कों से करा लो, रिसर्च के लिए कोई एक्सटर्नल एम्प्लॉइज, एक्सटर्नल लड़के किसी को बुला लो, तो भी रिसर्च एक्सपेंस है, सही है। क्योंकि है इनिशियल स्टेज, क्योंकि अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि फाइनल प्रोडक्ट दुनिया में आएगी या नहीं आएगी, सही है। तो रिसर्च अपने लड़कों से करा लो या रिसर्च गैरों से करा लो, हर हाल में एक्सपेंस है, सही है। तो अभी तक मैंने सिर्फ रिसर्च स्टेज पे बात की, ये रहा रिसर्च स्टेज, ये रहा रिसर्च स्टेज। 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए चुप हो गया हूं, मैं चुप हूं बिल्कुल। अब बेटा अगले स्टेज का नाम है, अगले स्टेज का नाम है हजरात, इधर देखें, अगले स्टेज का नाम है डेवलपमेंट स्टेज, डेवलपमेंट स्टेज। अगले स्टेज का नाम है डेवलपमेंट स्टेज। डेवलपमेंट स्टेज का मतलब क्या है, देखो इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ो, नीचे लिखिए, एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज ऑब्टेन्ड, एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज ऑब्टेन्ड, यानी रिसर्च स्टेज में जो नॉलेज आपने गैदर की थी, रिसर्च स्टेज में जो नॉलेज आपने गैदर की थी, अब वो आप अप्लाई कर रहे हो। रिसर्च स्टेज में जो नॉलेज आपने गैदर की थी वो आप अप्लाई कर रहे हो, सही है। यानी ये वो स्टेज होता है जब ये कंफर्मेशन हो जाती है कि अब हम वाकई एक प्रोडक्ट को दुनिया में लेकर आएंगे, हम एक प्रोडक्ट को बनाएंगे। जैसे एक मिसाल देता हूँ, भाई हमने एक मार्केटिंग रिसर्च कराई, 4 डिफरेंट टाइप की चाय, टी, चाय 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 चाय, 4 डिफरेंट टाइप की टी चाय लोगों को दी हमने, हाँ, राइट। और हमने लोगों यानी मॉल में जाके सबको टेस्ट कराया और सबको बोला टिक करो, फीडबैक दो। तो क्वेश्चनर पे लोगों ने फीडबैक दिया, तो फिर हमने जब बोर्ड के सामने वो सारे डॉक्यूमेंट्स पेश हुए ना, तो पता चला कि प्रोडक्ट बी को सबने लाइक किया है, प्रोडक्ट बी को सबने लाइक किया है। तो फिर हमने क्या डिसाइड किया, बताओ मेरी तरफ देखें, हमने बोर्ड ने डिसाइड किया ठीक है हम प्रोडक्ट बी को लेके आगे बढ़ेंगे, हम प्रोडक्ट बी को लेके आगे बढ़ेंगे और उसको लॉन्च करेंगे, सही है। तो अब देखें यहां से डेवलपमेंट स्टेज स्टार्ट हुआ। यानी डेवलपमेंट स्टेज वो स्टेज है, देखो नाम पढ़ लो, एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज ऑब्टेन्ड। रिसर्च स्टेज में जो नॉलेज गैदर की थी वो अब हम अप्लाई कर रहे हैं, वो अब हम अप्लाई करेंगे, सही है। तो स्टैंडर्ड कहता है कि हाँ भाई अब ये वो स्टेज है कि जब कंफर्मेशन हो गई कि फाइनल प्रोडक्ट दुनिया में आएगी, फाइनल प्रोडक्ट दुनिया में आगे आएगी। और इस स्टेज की कुछ ये भी निशानी है कि इस स्टेज पे पायलट प्लांट बन जाता है, हाँ, सैंपल्स वगैरह बन जाते हैं। तो ऐसा नजर आ रहा होता है ऑडिटर को, ऐसा नजर आ रहा होता है ऑडिटर को कि वाकई फाइनल प्रोडक्ट दुनिया में आएगी, वाकई फाइनल प्रोडक्ट दुनिया में आएगी। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड आके रिलैक्स हो गया, IS 38 कहता है ठीक है, ठीक है,
मैं डेवलपमेंट स्टेज पे जो आप खर्चा कर रहे हो, डेवलपमेंट स्टेज पे जो खर्चा कर रहे हो वो मैं कैपिटलाइज करने की इजाजत दे दूंगा। डेवलपमेंट स्टेज पे जो खर्चा हो रहा है उसको मैं एसेट रिकॉर्ड करने की इजाजत दे दूंगा। लेकिन देखो साफ साफ बोला, डेवलपमेंट स्टेज पे जो खर्चा हो रहा है मैं उसको एसेट रिकॉर्ड करने की इजाजत दे दूंगा, बिल्कुल दे दूंगा। लेकिन शर्त ये है, सामने देखें, शर्त ये है कि इस बात की यकीन दहानी करा दो कि वाकई फायदा होगा। रिपीट, डेवलपमेंट स्टेज पे जो खर्चा हो रहा है उसको मैं एसेट रिकॉर्ड करने की इजाजत दे दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि वाकई फायदा हो, इसकी यकीन दहानी करा दो। तो इसके लिए IAS 38 ने क्राइटेरिया दिया है, और से सुनना मेरी बात, इसके लिए IAS 38 ने क्राइटेरिया दिया है, 6 कंडीशन दी है। देखो 6 कंडीशन मैंने बहुत तरीके से, बहुत अदब से लिखी हैं। वो 6 कंडीशन बहुत तरीके से, वो अदब से लिखी है। देखें ये रही वो 6 कंडीशन, ये रही, ये स्क्रीन पे आपके सामने है। वो 6 कंडीशन स्क्रीन पे आपके सामने है। उस 6 कंडीशन को देखो मैंने लाल मार्कर से लिखी है। एक निमोनिक के जरिए पूरी दुनिया के टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को याद कराते हैं, अकाउंटेंट्स अपने जूनियर्स को याद कराते हैं। वो निमोनिक क्या है? देखो, पायरेट, PIRATE, पायरेट, बड़ा मशहूर निमोनिक है। PIRATE, पायरेट, PIRATE, पायरेट। ओके, अब पहला पॉइंट है प्रोबेबल चांसेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। पहला पॉइंट क्या है? प्रोबेबल चांसेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा चीजों को जरा थोड़ा तफसील में लेके जाऊं, बेशक वो एग्जाम में आए ना आए, लेकिन आपको चीज आ जानी चाहिए। क्योंकि मजे की बात यह है कि ये IAS 38 पार्ट 1 में भी है, ACCA पार्ट 2 में भी आप दोबारा पढ़ोगे उसमें भी बहुत आता है, और पार्ट 3 में तो बहुत आता है, पार्ट 3 में भी आता है, ये हर जगह आता है। सही है, तो ये चीजें बार बार आप पढ़ोगे भी तो ये आनी भी चाहिए आपको। सही है, प्रोबेबल चांसेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी इस लाइन को मैं भी पहले छोड़ रहा हूँ, ये असल लाइन है कि इसका मतलब ये है कि आपको फायदा हो, क्योंकि फायदा होगा तभी आप एसेट रिकॉर्ड करोगे। फाय, फायदा होगा तभी आप एसेट रिकॉर्ड करोगे। अच्छा, आई का मतलब क्या है? आई लिखा हुआ है, पी के बाद आई है, इंटेंशन टू कंप्लीट, इंटेंशन टू कंप्लीट, इंटेंशन टू कंप्लीट। सुने आप, क्या देखें, इंटेंशन टू कंप्लीट का मतलब कि मैनेजमेंट का पूरा इरादा हो कि वाकई वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगी, मैनेजमेंट की पूरी इंटेंशन हो कि वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगी। तो बच्चे ने मासूमियत से बोला, अच्छा इस टॉपिक को पढ़ने के लिए जो अभी मैं पायरेट पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए तुम सब ऑडिटर बन जाओ, थोड़ी देर के लिए तुम सब ऑडिटर बन जाओ। उम्मीद है तुमने F1 के पेपर में थोड़ा बहुत ऑडिट पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत तुमने ऑडिट पढ़ा हुआ है F1 के पेपर में, थोड़ी देर के लिए तुम सब ऑडिटर बन जाओ, मजा आएगा। असल गेम ही मजा ऑडिट की है भाई। आई का मतलब इंटेंशन टू कंप्लीट, के वाकई मैनेजमेंट का इरादा हो कि मैनेजमेंट इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगी, मैनेजमेंट इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगी। मेरी तरफ देखें, बच्चे ने कहा सर ये कैसे चेक किया जाएगा कि आपकी नीयत क्या है, इंटेंशन का ऑडिट कैसे होगा? मैंने कहा मैं बताता हूँ, सुनो, 2-3 मिसालें देता हूँ। पहली मिसाल देखो, अगर एक कंपनी की प्राइमरी प्रोडक्ट है प्रोडक्ट एक्स, ठीक है, और आज एक कंपनी ने नई प्रोडक्ट पे काम शुरू कर दिया, प्रोडक्ट वाई, लेकिन प्रोडक्ट वाई को 2-3 सालों से ऐसे ही सोतेला रखा हुआ है, उस पर कोई खर्चा भी नहीं हो रहा, ना उस पर कोई नया काम हो रहा है, ना साइंटिस्ट उस पर लगाए हुए, ऐसे ही छोड़ा हुआ है। तो यहाँ से भी ऑडिटर समझ जाएगा कि इनकी इंटेंशन नहीं है कंप्लीट करने की, यहाँ से भी ऑडिटर समझ जाएगा कि इनकी इंटेंशन नहीं है कंप्लीट करने की। ओके, अब दूसरा दूसरा मिसाल, यार दूसरी मिसाल मैंने एक आई कैप की बुक से, सीए की बुक से उठाई थी, और या किसी क्वेश्चन बैंक से सीए की उठाई थी, अच्छी मिसाल थी। जरा सुने, आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और उस प्रोजेक्ट का अगर पेटेंट रजिस्टर्ड करा लिया, आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा और अपने नाम से उस प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड करा लिया, तो यहां से भी ऑडिटर को पता लग जाएगा कि आप सीरियस हो, यहां से भी ऑडिटर को पता लग जाएगा वाकई कि आप सीरियस हो, आप वाकई आगे जाना चाहते हो, वाकई आगे जाना चाहते हो। सही है, बच्चे ने कहा यार कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है? मैंने कहा मैं एग्जांपल देता हूँ, सुनो इधर देखो मेरी तरफ, एग्जांपल सुनो, कैसी जबरदस्त एग्जांपल देता हूँ। मुझे आज भी याद है, गालिबन गालिबन यही डेट थी, 1 मई 2019, 1 मई 2009, सॉरी 1 मई 2009, जब मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट बना था। 1 मई 2009 जब मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट बना था, और सुकून से सुने, हुआ क्या था कि रात में हम लोगों ने बोर्ड लगाया था, जो हमारा पहला कैंपस था सदाबहार के पास था, कोकन ग्राउंड के पास जो कैंपस था, रात में हमने बोर्ड लगाया। जैसे ही हमने बोर्ड लगाया तो पूरी दुनिया के सामने नाम आ गया, डिस्क्लोज हो गया, मिर्चा वाला ऑफ अकाउंटेंसी। तो सुबह उठते ही पहला काम सर सुभान ने मुझे कॉल की थी, मुझे याद है, सुबह उठते ही सर सुभान ने मुझे कॉल की थी कि यार ये जो नाम है ना मिर्चा वाला ऑफ अकाउंटेंसी, इसका नाम रजिस्टर्ड करा लो। आप फौरन से लॉयर को मुझे बोला कॉल करो और इसके नाम को रजिस्टर्ड कर लो।
सवाल ये कि सर सुभान ने मुझे सुबह सुबह कॉल करके क्यों बोला कि यार फौरन से इस नाम को रजिस्टर्ड कर लो लॉयर्स फर्म्स की लिस्ट में। इसलिए बोला क्योंकि सर सुभान का इरादा था लॉन्ग टर्म में काम करने का। सर सुभान का इरादा था लॉन्ग टर्म में काम करने का। क्योंकि अगर हम ये नाम रजिस्टर्ड नहीं करते, अगर हम ये नाम रजिस्टर्ड नहीं करते और कोई और हमसे पहले ये नाम रजिस्टर्ड करा लेता तो हम फिर ये नाम नहीं रख सकते थे। तो इसका मतलब ये उनकी सीरियसनेस थी, उनकी इंटेंशन थी कि वाकई लॉन्ग टर्म में काम करना। और आज 11-12 साल हो गए, देखो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह चीजें चल रही है ना। तो ये पेटेंट रजिस्टर्ड कराने से भी पता लग जाता है कि आप सीरियस हो। पेटेंट रजिस्टर्ड कराने से भी पता लग जाता है कि यू आर सीरियस। ओके, तो आई का मतलब इंटेंशन। आर का मतलब क्या है, प्लीज सुकून से सुने। आर रिसोर्सेज अवेलेबल भाई, और रिसोर्सेज अवेलेबल के आगे एग्जांपल क्या लिखा है, फाइनेंशियल। जरा सुने, यहां तो देखें। आप एक कंपनी हो, आप एक कंपनी हो जिसका, आप एक कंपनी हो जिसका टोटल शेयर कैपिटल, टोटल ऑथराइज शेयर कैपिटल 10 लाख है बस, यानी 10 लाख के शेयर इशू कर सकते हो। आपका टोटल एसेट भी 8 लाख से ऊपर नहीं है। आपकी लोन लेने की सलाहियत भी 5-6 लाख है। आपका एनुअल प्रॉफिट भी 3-4 लाख से ऊपर नहीं जाता। इतने छोटा इदारा हो, सोचो। शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल 10 लाख है, टोटल एसेट 7-8 लाख के हैं, और लोन लेने की सलाहियत भी 6-7 लाख से ज्यादा नहीं है, नेट प्रॉफिट भी 2-3 लाख से ज्यादा नहीं है। सुने, तो भाई ऐसी सूरत हाल में गौर से सुने, ऐसी सूरत हाल में आंखें खोलें, ऐसी सूरत हाल में क्या होगा बताऊं। और आप क्या कह रहे हो बताऊं, आप कह रहे हो कि मैं आज, आप इतनी छोटी कंपनी और आप यूं चौड़े होकर बोल रहे हो, ऑडिटर को बोल रहे हो कि मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं जिसपे 10 करोड़ रुपए लगेंगे। एक ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं जिसपे 10 करोड़ रुपए लगेंगे। तो वो जो छोटा ऑडिटर का ट्रेनी होता है ना, जैसे तुम लोग ट्रेनी बनोगे ना पहले, वो ट्रेनी गुद्दी पे एक जोर से लगाएगा, बोला बैठ इधर। बोला यार अपनी औकात देख यार, 10 लाख रुपए की तेरी कंपनी है और तू 10 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? यानी तेरी औकात ही नहीं है, साफ बात है, तेरी औकात ही नहीं है। तू कैसे बोल रहा है यार कि ये इतने बड़े प्रोजेक्ट पे मैं काम करूंगा? तो फिर ये ऑडिटर आपको इजाजत नहीं देगा, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ही नहीं है उसको कंप्लीट करने के। तो ये तो वही बात हो गई, ये तो वही बात हो गई कि मुंह धोने का पानी नहीं था, नाम समंदर खान रख के बैठे हुए, मेरा नाम समंदर खान। भाई तेरे पास मुंह धोने का तो पानी नहीं है, सोचें। तो ऐसी सूरत हाल में आपको वो कैपिटलाइज करने की इजाजत नहीं देगा। तो रिसोर्सेज भी आपके पास होनी चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होनी चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आर के बाद है ए, इन्वॉल्वमेंट इज फर्स्ट, प्लीज दिल से पढ़ो। एबिलिटी टू यूज और सेल। चलो मान लेते हैं तुम इतने 30 मार खान हो, तुम इतने बड़े हो कि तुम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लोगे। मान लेते हैं कि तुम इतने बड़े हो कि तुम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लोगे। क्या प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद ये प्रोजेक्ट को तुम यूज कर सकोगे या इसको बेच सकोगे? यानी तुम में ये सलाहियत है कि बाद में इससे फायदा उठा लोगे? बच्चे ने कहा क्या मतलब? मैंने कहा सुनो, अज्यूम करते हैं, पहली एग्जांपल सुनो। अज्यूम करते हैं कि आप जिस मुल्क, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ना वो ऑनलाइन बिकेगी। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो ऑनलाइन बिकेगी, सही है, कोई गेम या इस तरह की चीज है। और आपके मुल्क में ऑनलाइन के यूजर सिर्फ 2% है। पूरे मुल्क में सिर्फ 2% लोग आपके यहाँ ऑनलाइन यूज करते हैं, बहुत कम लोग के पास इंटरनेट है। ख्याली प्लाव बता रहा हूँ। और दुनिया में तो कोई आपको जानता भी नहीं है, दुनिया में कोई आपको जानता भी नहीं है। तो यार अब अगर आपने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट भी कर लिया तो आप बेच ही नहीं पाओगे, क्योंकि प्रोडक्ट तो ऑनलाइन बिकती है और आपके मुल्क में कोई ऑनलाइन है ही नहीं, ऑनलाइन यूज ही नहीं करता, बहुत कम लोग यूज करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आपको कोई फायदा ही नहीं होगा, आपको कोई फायदा ही नहीं होगा। एक और मिसाल देता हूं, एबिलिटी टू यूज और सेल। गौर से सुनना, यहां देखें भाई, आप चलें, आप लेटेस्ट से एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जो कि एक अल्कोहलिक ड्रिंक है। आप कोई ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं जो कि कोई अल्कोहलिक ड्रिंक है, और मज्यूम करते हैं कि ये इस्लामिक कंट्री है। तो भाई आप एक इस्लामिक कंट्री जिसमें सही लॉ है, प्रॉपर लॉ है, शरिया लॉ है, तो उसमें आप अल्कोहलिक ड्रिंक लॉन्च करोगे तो डे वन पे ही बैन हो जाएगी। और जब मेन प्रोडक्ट ही आपकी बैन हो जाएगी तो आप कैसे कमाओगे, कैसे बेचोगे? बेच ही नहीं सकते, कैसे बेचोगे? तो ऐसी सूरत हाल में बेटा ये आपकी एबिलिटी नहीं है, तो आपको ऑडिटर एसेट रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं देगा, एसेट रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं देगा। ओके, देन टी, टी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्निकल नॉलेज। टी इज फॉर टेक्निकल नॉलेज। भाई जो प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो, कुछ इतने टेक्निकल प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है। क्या आपके पास वो टेक्निकल नॉलेज है? जैसे मिसाल के तौर पे हमारा जो एटॉमिक एटमिक प्लांट है,
वो अगर डॉक्टर कदीर खान वो टेक्नोलॉजी लेकर नहीं आते तो वो भी कंप्लीट नहीं होता, वो भी कंप्लीट नहीं होता। तो इसका मतलब कुछ चीज़ों के लिए हाई लेवल टेक्नोलॉजी चाहिए। तो अब मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, सुनें। अस्यूम करते हैं कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें एक टेक्नोलॉजी चाहिए, हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें एक टेक्नोलॉजी चाहिए और वो टेक्नोलॉजी सिर्फ़ और सिर्फ़ इज़राइल के पास है। वो टेक्नोलॉजी सिर्फ़ और सिर्फ़ किसके पास है? इज़राइल के पास है। और आप लोगों ने कभी अपना पासपोर्ट देखा है? खोल के पासपोर्ट चेक कर लेना। बेटा हम लोग पाकिस्तानी इज़राइल की पैदाइश को ही एक्सेप्ट नहीं करते। हम उनकी दुनिया के नक्शे पे जो उनकी नाजायज़ पैदाइश है, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो जब हम इज़राइल को पैदाइश को ही एक्सेप्ट नहीं करते, तो हमारे उनके साथ कोई ट्रेडिंग रिलेशनशिप नहीं है। इवन आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वहाँ ट्रैवल भी नहीं कर सकते। इज़राइल ट्रैवल नहीं कर सकते आप प्लीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे उनसे कोई ताल्लुकात ही नहीं है और उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए वो टेक्नोलॉजी चाहिए जो सिर्फ़ इज़राइल के पास है, तो वो तो पाकिस्तान आएगी ही नहीं। तो जब वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान आएगी ही नहीं, तो आपका प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं होगा और जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, तो आपको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होगा। राइट? तो ऐसी सूरत हाल में भी ऑडिटर आपको एसेट रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं करेगा। देन ई, ई हमेशा आता है। ई आईएस 37 में भी था। ये देखो नीचे ई जो है आईएस 37 हर आईएस में होता है। ये एक्सपेंडिचर रिलायबली मेजर्ड। बेटा जो आप खर्चा कर रहे हो, जो कॉस्ट इनकर हो रही है, वो पाउंड्स और डॉलर में मॉनेटरी टर्म में वैल्यू हो जाए। जो भी कॉस्ट इनकर हो रही है वो सब वैल्यू हो जाए तभी एंट्री बनेगी, वरना तो एंट्री नहीं बना सकते। वरना तो एंट्री ही नहीं बना सकते। हाँ जी, तो मैंने गालिबन IRATE पे ज़्यादा बात की है। IRATE पे ज़्यादा बात की है। अब मैं P पे बात करता हूँ। अब मैं P पे बात करता हूँ और मैं चाहता हूँ मैं उसके असली मीनिंग आपको बताऊँ, लेकिन थोड़ा-सा होश में रहना, सही है? कुछ चीज़ों को तफ़सील से पढ़ना भी ज़रूरी है। देखें, यहाँ जो ये प्रोबेबल चांसेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट है ना, 1 मिनट हाँ। प्रोबेबल चांसेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट का एक मतलब यहाँ ये भी है, ये देखो इसका एक मतलब ये है, ये देखें, कमर्शियली वायबल मैं लिख देता हूँ यहाँ। कमर्शियली ठीक है, और इसका मीनिंग है प्रॉफिट हो। उर्दू में हो लिख रहा हूँ। कमर्शियली वायबल, ये देखें, ये देखें, यहाँ सामने देखें, सामने देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें। देखो जो पहली लाइन नहीं थी, प्रोबेबल चांसेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, डेवलपमेंट स्टेज का जो पहला पार्ट है, प्रोबेबल चांसेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, उसका मतलब ये है, उसका एक मीनिंग ये कमर्शियली वायबल। कमर्शियली वायबल, कमर्शियली वायबल का मतलब बोलते हैं ना फला बंदा बहुत कमर्शियल है, यानी वो बिजनेस का बड़ा ख्याल रखता है। और बिजनेस का मतलब प्रॉफिट, जहां बिजनेस का नाम आएगा प्रॉफिट। अब सुकून से सुने, कमर्शियली वायबल का मतलब उस प्रोजेक्ट से आपको प्रॉफिट हो, उस प्रोजेक्ट से आपको प्रॉफिट हो। प्रॉफिट का मतलब क्या बताऊं, अल्लाह करे आप लोगों को आता हो। प्रॉफिट का मतलब क्या बताऊं, जो कॉस्ट आप लगा रहे हो वो तो पूरी निकले प्लस एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी बचे। नहीं समझ रहे? जो कॉस्ट आप लगा रहे हो वो तो पूरी कवर हो प्लस एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी बचे। तो बच्चे ने कहा सर एक मिनट, अभी तो डेवलपमेंट स्टेज में है हम, प्लीज मेरी तरफ देखें और सोचें। अभी तो हम डेवलपमेंट स्टेज में, प्रोडक्ट तो बाद में कंप्लीट होकर लॉन्च होगी ना, प्रोडक्ट तो जब कंप्लीट होगी तब लॉन्च होगी। तो भाई ये वाली कंडीशन ऑडिटर कैसे चेक करेगा? बजट्स बनवा के। ये वाली कंडीशन ऑडिटर कैसे चेक करेगा? बजट्स बनवा के चेक करेगा। बजट्स बनवा के चेक करेगा कि वाकई जो आप पैसे लगा रहे हैं वो पूरे रिकवर हो और एक्स्ट्रा भी बचे। वाकई जो पैसे आप लगा रहे हैं वो पूरे रिकवर हो और एक्स्ट्रा भी बचे। मैं अब आपको एक मिसाल देता हूँ। ये रियल लाइफ एग्जांपल मुझे एक ऑडिटर ने दी थी। आज से करीब 8 साल या 7-8 8 साल पहले हमारी फैकल्टी में एक केपीएमजी के सीनियर पार्टनर पढ़ाने आते थे। हमारी फैकल्टी में केपीएमजी के सीनियर पार्टनर पढ़ाने आते थे, सही है? अभी भी बहुत अच्छे टर्म्स है उनसे, कभी-कभार बच्चों के लिए सेशन कराने आ जाते हैं, लेकिन पहले बाकायदा फैकल्टी में थे वो हमारे और टीचिंग करते थे। तो एडमिन में जब आते थे ना, बुजुर्ग अभी हमारे बुजुर्ग हैं, उस वक़्त भी बुजुर्ग थे। तो मैं उनसे सीखता था बैठ के, मैं उनसे प्रैक्टिकल बातें सीखता था। तो केपीएमजी के पास याद रखिएगा, केपीएमजी के पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बहुत काम है। जितनी बड़ी-बड़ी सर्ल हो गया, एबट हो गया, ये सारा ब्रुक्स फार्मा और ये फार्मा, जितनी फार्मास्यूटिकल दवाइयों की कंपनीज़ हैं, वो मेजर केपीएमजी के हाथ में है उनका ऑडिट। तो वो एक बार मैं उनके साथ इस चीज़ पे डिस्कशन कर रहा था ना, तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी एग्जांपल दी। बोला अक्सर ये वाला जो कमर्शियली वायबल यानी प्रॉफिट वाला जो पॉइंट है ना, इस पे ऑडिटर का और क्लाइंट का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ऑडिटर का और फार्मास्यूटिकल कंपनी का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। क्यों? बोला कई बार ये होता है
कि फार्मास्यूटिकल कंपनी एक नॉर्मली नजले खांसी की छोटी मोटी दवाई लॉन्च कर रही होती है, नजले खांसी की छोटी मोटी दवाई लॉन्च कर रही होती है, मेरी तरफ देखें और सब यहाँ देखें, और बोला हमें इतने बड़े-बड़े फोरकास्टेड बजट बना के देती है कि इतने अरबों रुपए हम कमाएँगे और इतनी सी कॉस्ट लगेगी ताकि ये पी वाली कंडीशन मीट हो जाए। तो बोला फिर ऐसी सूरत-हाल में ऑडिटर भी ऑब्जेक्ट करता है, ऑडिटर भी उलझ जाता है उनके साथ। बोलता है यार ये कोई आप कैंसर की या हेपेटाइटिस की या कोई ऐसे एक्सट्रीम मर्ज़ की दवाई थोड़ी बना रहे हैं। एक्सट्रीम मर्ज़ की दवाई थोड़ी आप बना रहे हैं कि जिसमें इतने रेवेन्यूज़ हो, ये तो हर कंपनी ने लॉन्च की हुई है। तो यार ये जो ये वाला पॉइंट है ना कमर्शियली वायबल वाला, प्रैक्टिकल लाइफ में इस पर कई बार क्लाइंट और ऑडिटर का इख्तिलाफ भी होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में इस वाले पॉइंट पे कभी-कभार क्लाइंट का और ऑडिटर का इख्तिलाफ भी होता है। बहरहाल एक प्रैक्टिकल बात थी तो आप लोगों के सामने पेश कर दी, ठीक है? तो अब बेटा ये देखें बिग पिक्चर देखें। बिल्कुल गौर से देखते रहें, बिग पिक्चर देखें। तो अगर आप इंटरनली जनरेटेड यानी घर में बैठ के आपकी कंपनी खुद इंटेंजिबल एसेट जनरेट कर रही है, घर में बैठ के अगर आपकी कंपनी खुद इंटेंजिबल एसेट जनरेट कर रही है, बच्चों इधर देखो, तो ऐसी सूरत हाल में ये 2 स्टेजेस हैं। एक रिसर्च स्टेज है और एक डेवलपमेंट स्टेज है। रिसर्च पहला और इनिशियल स्टेज है, देखो नाम लिखो लिखा हुआ है, और ये इतना शुरुआती स्टेज होता है, रिसर्च इतना शुरुआत का स्टेज होता है कि अभी कोई कंफर्मेशन नहीं होती कि फाइनल प्रोडक्ट दुनिया में आएगी या नहीं आएगी। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं होती कि फाइनल प्रोडक्ट दुनिया में आएगी या नहीं आएगी। तभी रिसर्च का ठिकाना जहन्नम है। रिसर्च 1 सेकंड में एक्सपेंस पीएनएल, रिसर्च कॉस्ट डायरेक्ट पीएनएल, रिसर्च कॉस्ट डायरेक्ट पीएनएल, सही है? और दूसरा स्टेज कौन सा है? डेवलपमेंट स्टेज, दैट इज द एडवांस स्टेज। यानी ये वो स्टेज होता है जब वाकई नजर आ रहा होता है कि अब फाइनल प्रोडक्ट दुनिया में आ जाएगी। तो यहाँ आके स्टैंडर्ड रिलैक्स हो जाता है, यहाँ आके स्टैंडर्ड गुंजाइश दे देता है आपको। स्टैंडर्ड कहता है ठीक है, डेवलपमेंट स्टेज पे जो भी खर्चा हो रहा है, डेवलपमेंट स्टेज पे जो भी खर्चा हो रहा है उसको आप एसेट रिकॉर्ड कर सकते हो, उसको आप कैपिटलाइज कर सकते हो, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड कि ये 6 कंडीशंस एक साथ एक वक्त में मीट हो। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रोवाइडेड कि ये 6 कंडीशन एक साथ एक वक्त में मीट हो, प्रोवाइडेड ये 6 कंडीशन एक साथ एक वक्त में मीट हो। ड्राई प्रोवाइडेड के ये 6 कंडीशन एक साथ एक वक्त में मीट हो। तो एक मासूम बच्चा खड़ा हुआ, क्लास में ही खड़ा हुआ, उसने एक सवाल किया, अगर सर अगर सर अगर इन 6 में से कोई एक कंडीशन भी मीट ना हुई, तो मैंने कहा बेटा फिर आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते, फिर एक्सपेंस ही होगा, सही है? 6 में से कोई एक भी मीट ना हुई तो एक्सपेंस होगा, यानी 6 की 6 एक साथ मीट होना जरूरी है। ओके, अब जरा 30 सेकंड चुप होकर देख लो इसको, आराम से देखो इसको। अब तो देखो मैं अब आपको समराइज कर दूं, यूं निचोड़ के आपके सामने समरी दे दूं, समरी सुन लो। रिसर्च कॉस्ट हमेशा पीएनएल में जाएगी, यस यस यस। डेवलपमेंट कॉस्ट भी पीएनएल में चली जाएगी अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मीट ना हो रही है, यानी क्राइटेरिया अगर मीट नहीं हो रहा होगा तो डेवलपमेंट कॉस्ट भी पीएनएल में चली जाएगी, सही है? और तीसरी बात, अगर ये 6 की 6 कंडीशन जिस दिन से मीट हो गई, आराम से सुने, कान पे जोर दें, जिस दिन से ये 6 की 6 कंडीशन मीट हो गई उस दिन के बाद से डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज यानी एसेट रिकॉर्ड होगी। उस दिन के बाद डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, उस दिन से ये कैपिटलाइज होगी, उस दिन से ये कैपिटलाइज होगी। ओके, राइट? नाउ my dear student, next line, capitalized development cost must be recorded, capitalized development cost must be recorded as an intangible non current asset, सही है? कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट को आप इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड करोगे। भाई ये देख लो, जो कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट है वो इनटेंजिबल, ये भाई याद रखना, इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड करोगे। बच्चे ने कहा जवाब दें ऐसा क्यों है, इनटेंजिबल का वर्ड क्यों आया? क्योंकि एक मिनट समझाऊं, डेवलपमेंट कॉस्ट जो आप लगा रहे हो ना उसमें आपको आपके पास क्या आ रही है? टेक्निक आ रही है, रेसिपी आ रही है, फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है? तो टेक्निक्स, रेसिपीज, फॉर्मूलाज,
ये सब इंटेंजिबल है। टेक्निक्स, रेसिपीज, फॉर्मूलाज, ये सब इंटेंजिबल है। बच्चे ने कहा नॉन करंट का वर्ड क्यों लिखा है? नॉन करंट सीधी बात है, एक बार आप एक प्रोजेक्ट बना लेते हो तो वो 10 साल तक वो प्रोडक्ट चलती है। एक प्रोडक्ट एक बार लॉन्च हो गई तो 10 साल चलती है। जैसे हमने ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी अगर बना के लॉन्च कर दी तो वो कई सालों से ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी चल रही है भाई। सही, तो इसीलिए नॉन करंट है, क्योंकि मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड फायदा देती है। मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड फायदा देती है। अब यहां से मैं इस आईएएस का प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा। अभी तक ये थ्योरी थी, अब प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल इसका बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है। सुकून सुकून से टुक टुक मिसबा, टुक टुक टुक। भाई ये रिसर्च कॉस्ट इंटरनल और एक्सटर्नल क्या है? बिल्कुल ये मैंने बताया था कि रिसर्च अपने एम्प्लॉयज से करा लो, अपने घर के एम्प्लॉयज से करा लो तो भी एक्सपेंस है, कहीं बाहर के लोगों से करवा लो तो भी एक्सपेंस है। एक्सटर्नल और इंटरनल का मतलब ये है। चलो, माय डियर 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 रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अरे भाई, मिसबा के लिए उलझ नहीं यार, मैं कौन सा उसका बड़ा दुश्मन या फैन हूँ यार। अपनी दुकान चलाओ। बात सुनो। मेरे दोस्त मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं तुम्हारे सामने जो कुछ पढ़ा हुआ है उसको अमली जामा पहनाने के लिए तैयार हूं। आप सब यहाँ देखें। हाँ, जो आपने जिंदगी में बेसिक अकाउंटिंग पढ़ी है उससे मैं कनेक्ट करूंगा, ठीक है? यहाँ देखें। अज्यूम करते हैं, देखो देखो देखो, चलो अब बोर्ड पे देखना है, अभी सब आपको मैं लिखने भी दूंगा। पहले देख लो यहाँ, एक प्रोजेक्ट यहाँ शुरू हुआ और ये स्टार्टिंग में जो स्टेज है ना, ये रिसर्च स्टेज है। ये स्टार्टिंग में स्टेज है, रिसर्च स्टेज है। तो आपको पता है रिसर्च पे जो भी खर्चा हो रहा होगा, रिसर्च पे जो भी खर्चा होगा सब एक्सपेंस है। अज्यूम करते हैं 2000 का खर्चा हुआ, ये सब का सब सीधा सीधा एक्सपेंस है। ये सब का सब एक्सपेंस है। देखो इनिशियली एक जो ये देखो टाइम लाइन को देखो, शुरू में जो पहली टाइम लाइन है उसमें जो भी स्टेज है वो रिसर्च स्टेज है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, रिसर्च स्टेज में वो जो भी खर्चा होगा वो एक्सपेंस है। सही है? अल्लाह की शान। इधर देखें, यहां से यहां से डेवलपमेंट स्टेज स्टार्ट हुआ। डेवलपमेंट में डीईवी लिख रहा हूं बस। मैं क्या लिख रहा हूं? डीईवी लिख रहा हूं। डेवलपमेंट स्टेज स्टार्ट हुआ, लेकिन बेटा इस बीच के अरसे में क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ। नॉट मेट। सही है? ये जो एक बीच की खिड़की नजर आ रही है, इस बीच के हिस्से में डेवलपमेंट स्टेज तो स्टार्ट हो गया। डेवलपमेंट डेवलपमेंट स्टेज तो स्टार्ट हो गया। डेवलपमेंट स्टेज तो स्टार्ट हो गया मेरे बच्चों, लेकिन क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ। तो यार ये जब जब तक क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ होगा तब तक जो भी खर्चा होगा वो सब एक्सपेंस है। जब तक क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ होगा जो भी खर्चा होगा सबका सब एक्सपेंस है। तो ये वाला भी खर्चा एक्सपेंस है। अज्यूम करते हैं यहाँ 1000 का खर्चा हुआ, ये भी एक्सपेंस है, ये भी क्या है? एक्सपेंस है। सही है? तो मेरे बच्चों अभी तक पहला वाला पहला पहला जो सेक्शन था रिसर्च, वो भी एक्सपेंस। फिर डेवलपमेंट स्टेज स्टार्ट हुआ और शुरू के कुछ महीने क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ। तो जब शुरू के कुछ महीने क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ तो मेरे बच्चों वो भी एक्सपेंस है। वो भी क्या है? एक्सपेंस है। अब सामने देखें, अल्लाह की शान, ये वो दिन था, ये वो दिन है जिस दिन से क्राइटेरिया मीट हो गया। ठीक है? इस दिन से क्राइटेरिया मीट हो गया। अब देखो मैं मार्कर का रंग चेंज कर रहा हूँ। इस दिन से क्राइटेरिया मीट हो गया। सही है? और डेवलपमेंट स्टेज में है। तो अब आज के बाद जो भी खर्चा होगा, ब्लू मार्कर ब्लू लाइन देख लो, आज के बाद जो भी खर्चा होगा वो सब हम एसेट रिकॉर्ड करेंगे। आज के बाद जो भी खर्चा होगा वो सारा का सारा क्या होगा? एसेट होगा। वो सारा का सारा क्या होगा? एसेट होगा। ठीक है? अब अज्यूम करते हैं कि हमने यहाँ आके ये देखो, ये दिन नजर आ रहा है, ये दिन, इस दिन आके प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। इस दिन आके प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो पता लगा कि इस दिन हमारी टोटल ये देख लें, टोटल कैपिटलाइज्ड टोटल कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट कॉस्ट थी हमारी बेटा $5000। कितनी थी भाई? हमारी टोटल कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट कॉस्ट थी $5000। यानी जिस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ उस दिन हमारी टोटल कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट कॉस्ट थी $5000, यानी टोटल एसेट।
आज तक टोटल एसेट, टोटल नॉन करंट एसेट 5000 का बुक कर लिया था, सही है। अब दिलों को थामे, इसी दिन हमने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, इसी दिन हमने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। अब हमने यहाँ से प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया, अब हमने यहाँ से प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया, अब हमने यहाँ से प्रोजेक्ट को क्या कर दिया, बोलो, लॉन्च कर दिया, सही है। अब देखें, जिस दिन हम प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं उस दिन हमारा एसेट कितने का है, 5000 का है। जिस दिन हम प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं उस दिन हमारा एसेट कितने का है, 5000 का है। अब जब प्रोजेक्ट लॉन्च होता है ना, तो हम एक्सपर्ट को बुलाते हैं, कान खोलो कान खोलो कान खोलो। जिस दिन प्रोजेक्ट लॉन्च होता है उस दिन हम एक्सपर्ट को बुलाते हैं और हम एक्सपर्ट से पूछते हैं, एक्सपर्ट को अपना सारा डाटा देते हैं और उससे पूछते हैं बताएं इस प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी होगी, इस प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी होगी। तो लेटेस्ट से मिसाल दे रहा हूँ, मैंने ब्लूटूथ वाली टेक्नोलॉजी लॉन्च की थी, मैंने ब्लूटूथ वाली टेक्नोलॉजी लॉन्च की थी, सही है। तो अब मैंने एक्सपर्ट को बुलाया, तो एक्सपर्ट ने मार्केट के हालात देखे, कॉम्पिटिटर को देखा, ये सब देखा। तो एक्सपर्ट ने कहा कि इस, अब देखें, मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट की फाइनाइट लाइफ होगी 10 साल। कितनी होगी भाई, 10 साल। अब आप मुझे बताएं, अब आप मुझे बताएं, जब एक प्रोजेक्ट की फाइनाइट लाइफ 10 साल है, एक प्रोजेक्ट की फाइनाइट लाइफ 10 साल है, यानी महदूद जिंदगी वाला प्रोजेक्ट है ना, तो आप सब इतने पढ़े लिखे हैं, आप लोगों ने बचपन में, अभी पिछले दिनों मेरे साथ आईएएस 16 पढ़ा था ना, तो आईएएस 16 में आपने पढ़ा तो था, आपने पढ़ा तो था, मेरी बात सुने, आपने ये पढ़ा तो था कि हर वो एसेट जिसकी फाइनाइट लाइफ होती है, जैसे चेयर है, ये व्हाइट बोर्ड्स हैं, एसी हैं, स्प्लिट यूनिट्स हैं, गाड़ियां हैं, वो सब डेप्रिशिएट होती है ना। बेटा जो फना होने वाली चीजें हैं, जिनकी फाइनाइट लाइफ है, महदूद जिंदगी, हम सबको डेप्रिशिएट करते हैं ना। तो यार ये प्रोजेक्ट भी, ये प्रोजेक्ट की लाइफ भी 10 साल है, तो ये फाइनाइट लाइफ है तो डेप्रिशिएट होगा ना। बस इसके लिए वर्ड डेप्रिसिएशन नहीं यूज होगा, इसके लिए वर्ड होगा एमोटाइजेशन। जो वर्ड पहले हम डेप्रिसिएशन का यूज करते थे, टेंजिबल एसेट के लिए जो वर्ड हम डेप्रिसिएशन का यूज करते थे, इनटेंजिबल एसेट के लिए वही वर्ड अब एमोटाइजेशन है, सही है। तो अब आप इसकी एमोटाइजेशन स्टार्ट करेंगे। अब एमोटाइजेशन कैसे करेंगे, देखिए सिंपल लिख रहा हूँ, यहाँ देखें, कैपिटलाइज सीएपी लिख रहा हूँ, डेवलपमेंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय फाइनाइट लाइफ, खत्म, ये फॉर्मूला है। सिंपल याद नहीं है, बचपन में स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ते थे, कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट डिवाइड बाय फाइनाइट लाइफ। देखो कितनी कॉस्ट है, $5000 की मिसाल के तौर पे कॉस्ट है, और लाइफ है 10 साल की, तो ये आ जाएगा 500 पर एनम। कितना आया, 500 पर एनम आया। हाँ, अब मुझे बताओ, आपका एसेट, ये देखो, ये इसको मैं यहाँ ईयर 0 लिख देता हूँ, समझाने के लिए इसको ईयर 0 लिख रहा हूँ, और इधर लिख रहा हूँ ईयर 1, सब देखें यहाँ। बेटा 5000 का एसेट था, इस एक साल में कितने से डेप्रिशिएट हो गया, 500 रुपए से डेप्रिशिएट हो गया। डेप्रिशिएट बोल दो, एमोटाइज हो गया बोल दो, बात एक ही है। डेप्रिशिएट बोल दो, एमोटाइज बोल दो, बात एक ही है। तो 5000 का एसेट जब 500 से डेप्रिशिएट हुआ, तो मुझे बताओ ईयर एंड पे इसकी एनबीवी कितनी होगी। ईयर एंड पे इसकी एनबीवी होगी 4500। ईयर एंड पे इसकी एनबीवी कितनी होगी, 4500। हाँ सही है, 5000 का एसेट 500 से डेप्रिशिएट होगा, 4.5 आ गई, फिर अगले साल 500 से और डेप्रिशिएट होगा, फिर 4000, फिर 3.5, इस तरह चलता रहेगा, ठीक है, इस तरह चलता रहेगा। अब यहाँ पर एक सीखने वाली बात थी, आपने एक चीज अगर गौर की होगी कि मैंने एमोटाइजेशन का अमल किस दिन से स्टार्ट किया। आपने एक चीज शायद गौर की होगी कि मैंने एमोटाइजेशन का अमल उस दिन से स्टार्ट किया जिस दिन से प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। मैंने एमोटाइजेशन का अमल उस दिन से स्टार्ट किया जिस दिन से प्रोजेक्ट क्या हुआ है, लॉन्च हुआ है। ये बहुत सख्त शर्त है हाँ? जिस दिन से प्रोजेक्ट लॉन्च होगा उस दिन से एमोटाइजेशन स्टार्ट होगी। क्यों, वाई? amortization is like depreciation because of matching principle, because of matching principle। फिर बोल रहा हूं यार, amortization उस दिन से स्टार्ट होगी जिस दिन से प्रोजेक्ट कंप्लीट होके लॉन्च होगा। लॉन्च लॉन्च, क्यों, लॉजिक दूं, सामने देखें और सोचें। क्योंकि जिस दिन से प्रोजेक्ट लॉन्च होगा उस दिन के बाद से हमें कमा के देगा। जिस दिन से प्रोजेक्ट लॉन्च होगा उस दिन के बाद से वो प्रोजेक्ट हमें कमा के देगा। तो जैसे जैसे ऊपर उसकी कमाई बुक करना, नीचे एक्सपेंस बुक कर लेना, जैसे जैसे ऊपर उसकी कमाई बुक करना, नीचे उसका एक्सपेंस बुक कर लेना, ताकि इनकम और एक्सपेंसेस मैच हो जाएं, ताकि इनकम और एक्सपेंसेस मैच हो जाएं, सही। ओके, तो ये पहली मिसाल मैंने आपके सामने लिख दी है, ये पहली मिसाल मैंने आपके सामने लिख दी है मेरे बच्चों। ये आप पूरा कॉपी करेंगे। अब चलें, ये सब कॉपी कर लें, चलें।
लिख लें, प्रॉपर तरीके से साफ सुथरा कॉपी करना है। Bukan 40. लिख लिया? कर लिया बेटा, बोलो। चलो, तो इसका मतलब बेटा, जिस दिन प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, आराम से सुन, एक हल्की सी समरी दे दूं ताकि फिर आगे। जिस दिन प्रोजेक्ट लॉन्च होगा उस दिन के बाद से एमोर्टाइजेशन का अमल शुरू होगा, अगर अगर प्रोजेक्ट की लाइफ फाइनाइट होगी। अगर प्रोजेक्ट की लाइफ फाइनाइट होगी, प्लीज जान लगाएं। अब सेकंड केस आ जाओ, यहां देखें। अब वंस अगेन यहाँ एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। इनिशियली ये पूरा रिसर्च स्टेज था। इनिशियली ये सारा का सारा रिसर्च स्टेज था। हम सबको पता है कि रिसर्च स्टेज क्या होता है। रिसर्च स्टेज पे जो भी खर्चा होगा, अज्यूम करते हैं 3,000 रुपए का खर्चा हुआ, वो सारा का सारा एक्सपेंस हो जाएगा। रिसर्च स्टेज पे जो भी खर्चा है सारा का सारा एक्सपेंस हो जाएगा, सारा का सारा एक्सपेंस हो जाएगा। सामने देखें अब क्या हुआ। अब सुनिए, अल्लाह की शान, इस दिन से डेवलपमेंट स्टेज स्टार्ट हुआ।
इस दिन से डेवलपमेंट स्टेज स्टार्ट हुआ और डे 1 से सारी की सारी कंडीशन 6 की 6 कंडीशन क्राइटेरिया मीट हो गया, क्राइटेरिया मेट। ठीक है, तो अब आज के बाद से जो भी खर्चा होगा सब एसेट रिकॉर्ड होगा। आज के बाद से जो भी खर्चा होगा सारा का सारा एसेट रिकॉर्ड होगा। अल्लाह की शान, यहाँ आके प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, यहाँ आके प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। जिस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ उस दिन कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट थी, टोटल कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट थी $10,000। कितनी थी? $10,000 की थी। सही है, $10,000 की थी। अब जरा बड़ी मजेदार बातें सुने यार, बहुत मजेदार बातें। अब क्या हुआ, मैंने फौरन से एक्सपर्ट को बुलाया, मैंने कहा यार जरा इसकी लाइफ बताना, तो एक्सपर्ट ने कैलकुलेटर लेके बैठा, सुपर कंप्यूटर पे पता नहीं कितनी इन्फॉर्मेशन क्या बहुत कुछ किया, और कुछ घंटों बाद वो खड़ा हुआ और बोला भाई मेरे आगे हाथ जोड़े, मेरे आगे उसने यूं हाथ जोड़े देखने। उसने कहा भाई ये क्या प्रोजेक्ट है, क्या प्रोडक्ट है? बोला यार इसका इतना फायदा है ना कि इसका एंड पॉइंट मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे इसका कोई एंड पॉइंट नजर नहीं आ रहा। तो भाई उसने मेरे को लिख के दे दिया, इस प्रोजेक्ट की लाइफ है इनडेफिनेट लाइफ। क्या लाइफ है? when you cannot predict एंड पॉइंट ऑफ द लाइफ, आपको नहीं पता लग रहा है, इतने ज्यादा अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं। तो उसने कहा कि यार मैं इसका एंडिंग पॉइंट नहीं बता सकता, यानी इनडेफिनेट लाइफ का मतलब वो लाइफ विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, इनडेफिनेट लाइफ का मतलब वो लाइफ विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। कान खोल लो। तो अब सामने देखें, जब कभी भी इनडेफिनेट लाइफ का केस आ जाएगा तो अब एमोर्टाइजेशन तो हो ही नहीं सकती, नंबर तो है ही नहीं। जैसे आपके पास लैंड है, आप लैंड डेप्रिशिएट नहीं करते ना यार, आप किससे डेप्रिशिएट करोगे? 10 साल 20 साल, इस बार तो लाइफ का नंबर है ही नहीं, इस बार तो लाइफ का नंबर है ही नहीं। तो अब स्टैंडर्ड क्या कहता है कि अब एमोर्टाइजेशन नहीं होगी, बल्कि साल, अब एक नया वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, बिल्कुल नया वर्ड, अब कोई एमोर्टाइजेशन नहीं होगी, बल्कि अब साल में एक बार, एक मिनट इधर देखें, अब साल में एक बार होगी इंपेयरमेंट टेस्टिंग। नया वर्ड जरूर है लेकिन मैं समझा दूंगा। अब एमोर्टाइजेशन नहीं होगी, एमोर्टाइजेशन इज लाइक डेप्रिसिएशन, अब एमोर्टाइजेशन नहीं होगी, बल्कि अब साल में एक बार, कम से कम साल में एक बार इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी। बच्चे ने कहा यार ये आप क्या नई चीज ले आए यार, ये इंपेयरमेंट का वर्ड क्या है, ये क्या भला बीच में आ गया? मैंने कहा वैसे ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ये कोर्स में नहीं है, पार्ट 2 के कोर्स में, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ ये जो वर्ड बीच में आया मैं समझा देता हूँ, मतलब सुकून से सुनो। देखो, एक होती है एमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन, प्लीज दिल से मेरी तरफ, एक होती है एमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन। ये क्या चीज होती है बताओ? एमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन का मतलब इधर देखो, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ अ कॉस्ट ऑफ अ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। क्या क्या डेफिनेशन है? सिस्टमैटिक, ये देखो ये इसकी डेफिनेशन है, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट of a non-current asset over its यूजफुल लाइफ। यानी डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन हमेशा किसी सिस्टम को फॉलो करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं। अगर आप एसिड को बहुत ज्यादा यूज करोगे तो जल्दी जल्दी डेप्रिशिएट होगा, बहुत कम यूज करोगे तो बहुत ज्यादा साल चलेगा। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन हमेशा किसी ना किसी निजाम को फॉलो करते हैं। डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन हमेशा किसी ना किसी निजाम को फॉलो करते हैं। ओके, बात सुने। अब इधर देखें, जबकि इंपेयरमेंट क्या है, इंपेयरमेंट बताऊं क्या है? इंपेयरमेंट मींस सडन फॉल। इधर देखें, सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। जैसे मिसाल दूं, हमारी एक गाड़ी थी, खुदा ना खास्ता हिट हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट का मतलब सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। हमारी एक बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग के बाहर किसी ने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से एकदम सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट आएगा। अच्छा, मेरे पास आईफोन 7 था, अचानक से आईफोन 8 आ गया, आईफोन 10 आ गया, आईफोन 11 आ गया, तो नया मॉडल आते ही पुराने मॉडल की प्राइस एकदम धड़ नीचे आती है। ये इंपेयरमेंट है, सही है। इसी तरह कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारे बारे में कोई ऐसा, जैसे अभी ये कोरोना वायरस,
कोरोना वायरस ये जो अचानक से आया, इसकी वजह से कितने ब्रांड्स गिर गए, कितनी एयरलाइंस बंद होने के करीब आ गई। तो ये इम्पेयरमेंट है, ये एक सडन अजाब है, एक सडन फॉल है, ये सब इम्पेयरमेंट है। सही है। इसी तरह कई बार लोग हमारी प्रोडक्ट के बारे में कोई अफवाह, कोई र्यूमर फैल जाती है, तो उसकी वजह से भी सेल गिर जाती है, एकदम बदनामी हो जाती है। जैसे आप लोगों को याद होगा, पास्ट में कुछ सालों पहले लेस चिप्स के बारे में, लेस चिप्स के इंग्रेडिएंट के बारे में ये बोला था ना कि उसके अंदर कोई वो सुअर और पिग की चीजें शामिल है, ये वो याद है। तो फिर जुनेद जमशेद वगैरह ये लोग आए थे टीवी पे और इन्होंने बोला था कि नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, सब पूरा एक इशू याद है अगर आपको याद हो। तो इसका मतलब इम्पेयरमेंट क्या है? सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, सडन फॉल। सही है। जबकि एमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन क्या है? सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो एमोर्टाइजेशन सिस्टम को, निजाम को फॉलो करती है, इम्पेयरमेंट निजाम को फॉलो नहीं करता। सही है। सडन फॉल है। तो अब जब भी आपके आपके प्रोजेक्ट की लाइफ इनडेफिनेट हो, जब कभी भी आपके इनटेंजिबल एसेट की लाइफ इनडेफिनेट लाइफ हो, तो अब आप एमोर्टाइजेशन तो नहीं करोगे, बल्कि स्टैंडर्ड ने बोला है, बल्कि स्टैंडर्ड ने कहा है कि अब कम से कम, कान खोले, कम से कम साल में एक बार इंपेयरमेंट टेस्टिंग फर्ज है। तो अब देखो, मैं इसको ईयर 0 मानता हूँ। ईयर 1 पे मिसाल के तौर पे मैंने इंपेयरमेंट टेस्टिंग की ना, तो यहाँ पर मेरे एसेट की वैल्यू आ रही है, मेरा एसेट हो गया है 8,000 रुपए का। कितने का हो गया? 8,000 रुपए का। तो अब देखो, मैं बीच में एक एंट्री बनाऊंगा। यहाँ देखें, यहाँ मैंने एक एंट्री बनाई। 10,000 का एसेट एसेट था, 10,000 रुपए का। ओरिजिनली 10 का था, 10 से 8 पे आ गया। तो मैं एंट्री बनाऊंगा P&L डेबिट 2,000, और डेवलपमेंट कॉस्ट के नाम से मेरा एसेट भी 2,000 से कम हो जाएगा। डेवलपमेंट कॉस्ट के नाम से मेरा एसेट भी 2,000 से कम हो जाएगा। तो P&L डेबिट और डेवलपमेंट कॉस्ट क्रेडिट। सही है। ओके। तो बेटा आप देखो समरी क्या होगी, समरी सुनो। समरी मैंने लिखी हुई भी है, नेक्स्ट पेज पे वो भी दिखाता हूँ। अगर प्रोजेक्ट की लाइफ फाइनाइट है, अगर इनटेंजिबल एसेट की लाइफ क्या है? फाइनाइट। तो जिस दिन इनटेंजिबल एसेट लॉन्च होगा उस दिन से एमोर्टाइज होना शुरू हो जाएगा। सही है। और अगर इनडेफिनिट लाइफ है तो बेटा फिर एमोर्टाइजेशन नहीं होगी, फिर एटलीस्ट एनुअली इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी, फिर कम से कम साल में एक बार इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी। सही है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, प्लीज नोट इट डाउन। इनडेफिनेट लाइफ का एक बच्चे का सवाल है, क्या होती है बेटा? 2-3 नाम लेता हूँ, समझो। इनडेफिनेट लाइफ का मतलब वो लाइफ विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, जो लाइफ कैलकुलेट ही ना हो पा रही हो। यानी आपको कोई एंड पॉइंट नजर ही नहीं आ रहा हो कब तक आपको इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, कब तक आपको इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। एमोटाइजेशन की एंट्री वही डेप्रिसिएशन की तरह ही है, एमोटाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड एमोटाइजेशन क्रेडिट। ये भी सही है।
ये भी एक एंट्री एक बच्चे, हाँ ये सही है, यस करेक्ट। कर लिया? लिख लिया ना? चलो अब आओ, ये एक समरी कॉपी करो। देखो ये एक बड़ी अच्छी समरी लिखी हुई है। समरी देखो, समरी में क्या लिखा हुआ है? देखें दो तरफ दो एरो बनाए हुए हैं। एक तरफ मैंने लिखा हुआ है फाइनाइट लाइफ, दो कॉलम बना के, और एक इनडेफिनेट लाइफ। एक तरफ लिखा है फाइनाइट लाइफ और एक तरफ लिखा है इनडेफिनेट लाइफ। बहुत सब्र से सुने। एक तरफ लिखा है फाइनाइट लाइफ और एक तरफ इनडेफिनेट लाइफ। फाइनाइट लाइफ में एमोटाइजेशन होगी, यस। एमोटाइजेशन होगी, यस, जिस दिन से एसेट लॉन्च होगा, जिस दिन से एसेट अवेलेबल फॉर यूज या लॉन्च होगा, जिस दिन से एसेट अवेलेबल फॉर यूज या लॉन्च होगा। इनडेफिनेट लाइफ में एमोटाइजेशन होगी, नो। इनडेफिनेट लाइफ में एमोटाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा अब एक और बात, नई चीज, फाइनाइट लाइफ में इंपेयरमेंट टेस्टिंग होती है, हाँ इसमें भी होती है। फाइनाइट लाइफ में इंपेयरमेंट टेस्टिंग होती है, हाँ इसमें भी होती है। क्या लिखा है देखो, यस, क्या लिखा है, यस if hint or indication available, if hint और indication available। भाई फाइनाइट लाइफ वाले केसेस में भी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी पड़ सकती है अगर आपको इंपेयरमेंट का सबब, इंपेयरमेंट की वजह, इंपेयरमेंट की कोई हिंट या इंडिकेशन आपको नजर आए। इंपेयरमेंट की हिंट या इंडिकेशन का मतलब क्या है? भाई आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, ये हिंट है। गाड़ी ठुक गई, वाकई अब नजर आ रहा है कि वैली गिरी है, हाँ। कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, टेक्नोलॉजी का चेंज हो जाए, ये सब इंपेयरमेंट की हिंट्स हैं, ये सब इंपेयरमेंट की हिंट्स हैं। तो फाइनाइट लाइफ वाले केसेस में इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी। इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी अगर हिंट मिले, इशारा मिले, सबब नजर आए, वजह नजर आए वैल्यू गिरने की, तो आप कर लेना। जबकि इनडेफिनेट लाइफ वाले केस में देखो फर्ज है, यस एटलीस्ट एनुअली मस्ट। भाई इनडेफिनेट लाइफ वाले केस में कम से कम साल में एक बार इंपेयरमेंट टेस्टिंग फर्ज है। इनडेफिनेट लाइफ वाले केस में कम से कम साल में एक बार इंपेयरमेंट टेस्टिंग फर्ज है। कम से कम साल में एक बार इंपेयरमेंट टेस्टिंग फर्ज है। कम से कम साल में एक बार इंपेयरमेंट टेस्टिंग फर्ज है। हाँ जी, कम से कम साल में एक बार इंपेयरमेंट टेस्टिंग फर्ज है। ओके, ये बात नहीं भूलना। इसको लिख भी लो प्लीज, ये लिखो। अच्छा जितना लिखोगे समरी बनाओगे उतना जहन में रहेगा। लिखो 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 लिखो।
अब अब मैं आपको अभी अभी से स्टैंडर्ड की चीज़ें कुछ कुछ रहती हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ साथ-साथ थोड़ा किट का तड़का भी लगाऊँ। किट का तड़का लगाओगे तो प्रैक्टिकल और उसके बीच में ज़रा एक माइंड बनता रहेगा, सही है? तो जितना पढ़ा है ना उसकी बेसिस पे, जितना तुमने पढ़ा है उसकी बेसिस पे तुम्हें एग्ज़ाम किट के कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, ठीक है? चलो, यहाँ देखें, ये एग्ज़ाम किट का एक बड़ा मशहूर सवाल है मैरलेट के नाम से। एग्ज़ाम किट का एक बहुत ही मशहूर सवाल है, क्वेश्चन नंबर 149। अगर आप चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, किट खोल के भी सामने रख लें। अपनी कैप्लन की किट में ये एमसीक्यू ढूँढ लें। नहीं भी ढूँढ सकते तो यहाँ सामने है आपके पास, पिक्चर ले लो या सामने देखते रहो। ठीक है? चलो, मैरलेट इज़ एंगेज्ड, पढ़ें। मैरलेट इज़ एंगेज्ड इन अ नंबर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर X5। यहाँ गाड़ियाँ रोक के सबसे पहले पेज नंबर नहीं पता 149 ढूँढ लो, एमसीक्यू में ढूँढ लो खुद ही। सुनें, बेटा, अकाउंटिंग पीरियड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमेशा अकाउंटिंग पीरियड पहले ढूंढा करो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंटिंग पीरियड हमेशा ढूंढ लिया करो पहले। तो अकाउंटिंग पीरियड दिसंबर, कैप्लन की किट है, कैप्लन पेज नंबर 39 है, पेज नंबर 39 है। प्लीज अब यहाँ देखें यार, अकाउंटिंग पीरियड 31 दिसंबर X5 को एंड हो रहा है, तो 1 जनवरी X5 को स्टार्ट हो रहा होगा, सही है? तो अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी X5 से दिसंबर X5 है। 1 जनवरी X5 से दिसंबर X5 है, सही है? चलो, मैं 1 मिनट पहले तो मैं अकाउंटिंग पीरियड ड्रॉ करके देता हूँ, ये रहा। ठीक है, एक बना दिया। ठीक है, ये एक पीएनएल का डब्बा भी बना रहा हूँ अभी से, क्योंकि उसने मांगा है पीएनएल ईयर एंडेड 31 दिसंबर X5। ओके, अच्छा, अब देखें क्या कह रहा है। 3 प्रोजेक्ट्स हैं, रिक्वायरमेंट पढ़ लो। व्हाट अमाउंट, ये रही रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, देखें। और ज़रा होश में रह के पढ़ेंगे तो सीख जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। व्हाट अमाउंट शुड बी एक्सपेंस टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा, इस साल के पीएनएल में कितना अमाउंट जाएगा, इस साल की इनकम स्टेटमेंट यानी पीएनएल में क्या क्या जाएगा, सही है? चलो, पहला प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ए क्या है? अब देखो, मैं रीड कर रहा हूँ, आप लोग देखना। अब देखो, आप लोग देखते हैं, आप लोग कितना समझ में आता है। लिखा हुआ है प्रोजेक्ट ए के बारे में, अ प्रोजेक्ट टू इन्वेस्टिगेट। दिमाग पे हथौड़े बरस रहे हैं, कुछ याद आया? इन्वेस्टिगेशन का नाम याद आता ही रिसर्च याद आई, याद है? रिसर्च स्टेज की डेफिनेशन क्या थी? रिसर्च स्टेज की डेफिनेशन थी इनिशियल प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन, याद है? तो इन्वेस्टिगेशन के वर्ड ने मुझे बता दिया ये रिसर्च है। इन्वेस्टिगेशन के वर्ड ने मुझे बता दिया ये रिसर्च स्टेज है। और रिसर्च का ठिकाना जहन्नम है, याद है? रिसर्च डायरेक्टली पीएनएल में जाती है, रिसर्च डायरेक्टली पीएनएल में जाती है, रिसर्च डायरेक्टली पीएनएल में जाती है। तो पढ़ो, अ प्रोजेक्ट टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल कंपाउंड, कॉस्ट इनकर्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट कितनी लगी है? 34,000। तो बेटा, साफ साफ सी बात है, ये 34,000 चुपचाप पीएनएल में गिर जाएगा, चुपचाप एक्सपेंस आउट हो जाएगा। ओके, यहाँ देखिए, मैं डाल देता हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट ए का 34,000 एक सेकंड में पीएनएल में चले गया। प्रोजेक्ट ए का 34,000 एक सेकंड में पीएनएल में चला गया। ओके, प्रोजेक्ट ए का 34,000 ये एक सेकंड में पीएनएल में चले गया। अब प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट बी, अ प्रोजेक्ट टू डेवलप न्यू प्रोसेस। अब देखो, यहाँ डेवलप का वर्ड आ गया, तो बच्चे ने कहा यार ये तो डेवलपमेंट है। मैंने कहा हाँ, मैं भी मान रहा हूँ, जरा देखे तो सही। अ प्रोजेक्ट टू डेवलप न्यू प्रोसेस विच विल सेव प्रोडक्शन टाइम इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ विजेट्स। दिस प्रोजेक्ट कमेंस, बेटा प्रोजेक्ट शुरू हो गया था 1 जनवरी से, कोई मसला नहीं है। प्रोजेक्ट अकाउंटिंग पीरियड के पहले दिन ही स्टार्ट हो गया, लेकिन देखते हैं क्राइटेरिया कब मीट हुआ। पढ़ो, एंड मेट द कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया ऑन 31 अगस्त X5। यहाँ यार 31 अगस्त X5 को क्राइटेरिया मीट हुआ, इसका मतलब 31 अगस्त X5 से पहले पहले क्राइटेरिया मीट
नहीं हुआ था। तो जो शुरू के 8 महीने होंगे ना, जनवरी से अगस्त तक के, जनवरी से अगस्त तक के 8 महीने में कोई क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ था, तो उसमें जो भी खर्चा है वो सब एक्सपेंस है, वो सब का सब एक्सपेंस है। सही है। द कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग X5 was 78870 to 31st August। देखा, पहले 8 महीने की कॉस्ट कितनी लगी है, 78870, और उसके बाद लगी है 27,800। ये हमारा एसेट है, 27,800 हमारा एसेट है। इधर देखो, तो देखो ये रहा, अकाउंटिंग पीरियड बना के समझाता हूँ। ये 1 जनवरी X5 है बेटा, ये 31 दिसंबर X5 है। देख लें, ये आसान पार्ट था। यहाँ देखें, इधर देखें, ये 31 अगस्त है। यहाँ जो भी खर्चा लगा है ना 78870 बेटा, ये सब एक्सपेंस है। हाँ, उसके बाद जो भी खर्चा लगा है वो एसेट है, और वो कितने का एसेट है, 27,800, 27,800। अब एक सवाल है यार, एक्सपेंस तो पीएल में चला जाएगा, जो 27,800 है, जो 27,800 का एसेट है, क्या वो डेप्रिशिएट होगा, वो एमोटाइज होगा? नहीं, क्योंकि जब तक प्रोजेक्ट लॉन्च ना हो जाए एमोटाइज नहीं होता। जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट होके लॉन्च ना हो जाए एमोटाइज नहीं होता, और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, कहीं नहीं लिखा कंप्लीट हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में बस ये 78870, ये देखो, 78870, 78870, 78870 आपके पास कहाँ चले जाएगा, 78870 आपके पीएनएल में चला जाएगा। सही। प्रोजेक्ट ए और बी कुछ भी नहीं थे, असल प्रोजेक्ट सी है, असल प्रोजेक्ट सी है। लेकिन मैं डायरेक्ट उस पर नहीं जाऊंगा, पहले मैं आपको मौका दूंगा कि आप एक बार प्रोजेक्ट ए और बी को पक्का करके जहन में डाल लें। मैं 30 सेकंड तक चुप हूं, प्रोजेक्ट ए और बी को पक्का करके जहन में डाल लो। अब प्रोजेक्ट सी, चलो बिस्मिल्लाह, प्रोजेक्ट सी, ये देखो, प्रोजेक्ट सी, पहले मैं एक बात पहले जहन बना लो, ये पुराना प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट सी पुराना है, पहले से चला आ रहा है। सही है। अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विच वाज कंप्लीटेड ऑन 30 जून X5। बेटा शुरू बहुत पहले हुआ था, कंप्लीट हमारे साल के बीच में हुआ है। प्लीज अब ध्यान इधर रखना। अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विच वाज कंप्लीटेड ऑन 30 जून X5, कंप्लीट इस साल हुआ है। सही है। डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर्ड अप टू, देखो पिछले साल के एंड तक ये देखें, अप टू 31 दिसंबर X4 वर 290। इसका मतलब ये हुआ, जहन बनाएं कि ये पुराना प्रोजेक्ट था, पहले से चला आ रहा था, और पहले से इसका क्राइटेरिया मीट हो चुका था, तभी बैलेंस शीट में ऑलरेडी, हमारी बैलेंस शीट में ऑलरेडी डेवलपमेंट कॉस्ट कितनी, 290 लग गई थी। अब विथ अ फर्दर 19,800 इनकर्ड बिटवीन जनवरी X5 टू जून X5। मैं फिर रुक रहा हूं, मैं नहीं बढ़ रहा आगे। ये पहली 2.5 लाइन वापस से पढ़ो, स्लो स्लो पढ़ना, जल्दी नहीं पढ़ना। ये जो प्रोजेक्ट सी की पहली 2 लाइन है ना, 2 लाइनें 2.5 लाइनें, पढ़ो आराम से पढ़ो, टाइम लो, टाइम लो, टाइम लगेगा इसमें। चलो यहाँ देखिए, मैं आपको बात समझाता हूँ। ये देखें, आपका अकाउंटिंग पीरियड नजर आ रहा है, ये अकाउंटिंग पीरियड यहाँ 1 जनवरी X5 को शुरू हो रहा है। देखो सब देखो, खत्म होगा ये वाला साल 31 दिसंबर X5 को। पूरी क्लास देख ले। अच्छा भाई, ये है ईयर का मिड, ये है 30 जून X5। ठीक है। उसने साफ इंग्लिश में बोला था कि 30 जून X5 को तो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है।
लेकिन ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था बहुत पहले से, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, हमारे अकाउंटिंग पीरियड से भी पुराना प्रोजेक्ट है और पहले से इसका क्राइटेरिया मीट हो गया था। तो पास्ट में जो आज तक ऑलरेडी डेवलपमेंट कॉस्ट लग चुकी थी ना, तो 31 दिसंबर X4 तक बेटा, 1 जनवरी X5 से एक दिन पीछे जाओ, 1 जनवरी X5 से एक दिन पीछे जाओगे तो 31 दिसंबर X4 आ जाएगा ना। तो यहाँ तक, यहाँ देखो यहाँ तक ऑलरेडी 2,90,000 का एसेट रिकॉर्ड हो चुका था, यहाँ तक 2,90,000 का एसेट रिकॉर्ड हो चुका था। चाहो तो क्वेश्चन में फिर पढ़ लो, यहाँ तक 2,90,000 का एसेट, 2,90,000 का एसेट ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन अभी भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। तो बच्चों ने कहा फिर इस 6 महीने में और पैसे लगे जी, इस 6 महीने में 19,800 और लगे, इस 6 महीने में जाके पढ़ लो 19,800 और लगे। दिमाग से सोचो, ऑलरेडी 2,90,000 कैपिटलाइज हो चुका था, ऑलरेडी 2,90,000 कैपिटलाइज हो चुका था, अब 19,800 और लगा, 19,800 और कैपिटलाइज हुआ, तो 290 प्लस 19,800, 2,90,000 प्लस 19,800 ये होता है 309,800। बेटा ये वो डेवलपमेंट कॉस्ट है। जिस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, जिस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ उस दिन इतनी डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज हो चुकी थी, जिस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ उस दिन इतनी डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज हो चुकी थी, जिस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ उस दिन टोटल कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट ये थी। ठीक है, अब एक बार प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है उसके बाद लॉन्च होता है, उसके बाद लॉन्च होता है और फिर एमोटाइज होता है। मैं फिर 1 मिनट चुप हूं, आप देख लें और फिर मैं ऊपर जाके वापस आपको पढ़ाता हूं ताकि आप लोग की एनर्जी लगनी, आपकी एनर्जी लगना जरूरी है। अब इधर देखें, ऊपर जाके पढ़े, ये पढ़े 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 पढ़े, पढ़ लेंगे, पढ़ते पढ़ लें अच्छी तरह, 2.5 महीना पढ़ लें, थोड़ी सी एनर्जी लगानी होगी, सीख जाओगे। अब देखते हैं बेटा, नॉर्मली तो ऐसा ही होता है कितने सवालात में, जिस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है उसी दिन लॉन्च हो जाता है, जिस दिन कंप्लीट होता है उसी दिन लॉन्च हो जाता है, लेकिन कभी कभार कंप्लीट होने के 2-3 महीने बाद लॉन्च होता है। तो असल चीज है लॉन्चिंग डेट। सुनिए, पढ़े क्या लिखा है, प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट कमेंस्ड ऑन, ये देखो 1 सितंबर। ठीक है, यानी ये लॉन्च हुआ है सितंबर में, तो बस जब लॉन्च हुआ है सितंबर में तो उसी के बाद से एमोटाइज होगा। जब ये लॉन्च हुआ है सितंबर में तो उसी के बाद से एमोटाइज होगा। एंड आर एक्सपेक्टेड टू लास्ट कितना है, 36 मंथ्स। एंड आर एक्सपेक्टेड टू लास्ट है 36 मंथ्स। बेटा देखो इसकी फाइनाइट लाइफ गिवन है, 36 महीने इसकी फाइनाइट जिंदगी गिवन है। तो जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होके लॉन्च हो जाए और बेटा उसकी फाइनाइट लाइफ हो तो एमोटाइज होता है ना, फाइनाइट लाइफ हो तो एमोटाइज होता है ना बेटा। चलो मैं एमोटाइज करके बताता हूँ, देखो इधर देखो, यहाँ देखो, मैं तुम्हें एमोटाइजेशन करके बताता हूँ। ये रहा, यहाँ सितंबर से, हाँ देखो 1 सितंबर से ये लॉन्च हुआ है। ये देखो इधर क्या होगी एमोटाइजेशन, बच्चों की तरह सुनो। सिंपल फॉर्मूला बताया था, जो भी कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट है कितनी है, 309,800 डिवाइडेड बाय 36 मंथ्स। यार 309,800 को डिवाइड बाय 36 महीने करेंगे तो एक महीने की आ जाएगी, एक महीने की आ जाएगी। और इस साल हमने कितने महीने कमाया है, इस साल इस प्रोजेक्ट से हमने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 4 महीने कमाया है। इस साल हमने इस प्रोजेक्ट से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 4 महीने कमाया है। तो एक महीने की निकाल के मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो। चलो एक महीने की कितनी आ रही है देखते हैं, 309,800 डिवाइडेड बाय 36, ये आ रही है 8605 पर मंथ आ रही है। मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो, मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो भाइयों, ये 3422 34422 आ रही है, सही है। ये आपकी एमोटाइजेशन आ गई, ये देख लो भाई, ये आ गई एमोटाइजेशन। यहाँ इधर देखें एमोटाइजेशन आ गई 34422, 34422।
मेरे बच्चों, इतनी अकल तुम सब रखते हो कि एमोर्टाइजेशन ही वो चीज़ है जो पीएनएल में जाती है। तो ये वाला प्रोजेक्ट तो एसेट रिकॉर्ड हुआ हुआ है ना, प्रोजेक्ट सी तो हमने कैपिटलाइज किया है, तो ये एसेट रिकॉर्ड हुआ है। तो बस इसका एमोर्टाइजेशन, बस इसकी एमोर्टाइजेशन यानी इसकी डेप्रिसिएशन पीएनएल में जाएगी। तो इधर देखें, प्रोजेक्ट सी से रिलेटेड सिर्फ क्या जाएगी, प्रोजेक्ट सी की सिर्फ जाएगी एमोर्टाइजेशन, कितनी है वो, 34422। लीजिए जनाब, आपका क्वेश्चन हो गया। देख लें टोटल एक्सपेंस कितना जाएगा, टोटल एक्सपेंस कितना जाएगा बताओ, टोटल एक्सपेंस कितना जाएगा जी, 147292 जी, ये रहा आंसर, 147292 का एक्सपेंस चला जाएगा। टोटल एक्सपेंस जो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा वो जाएगा 147292। भाई ये 290,000 एक्सपेंस नहीं है बेटा, एसेट है, डेवलपमेंट है ना। और एक बार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कंफर्म है तो फिर ये एसेट है ना। ये कॉपी करो, ये कॉपी करो, पहले कॉपी करो, मैं बातें कर रहा हूँ, ठहर जाओ, ये कॉपी करो। दे रहा हूँ बेटा, कोई रिकैप दे रहा हूँ, बेफिक्र हो जाओ। अब देखें यहाँ एक मिनट, मैं प्रोजेक्ट सी एक छोटी सी समरी में बता दूं। प्रोजेक्ट सी हमारे अकाउंटिंग पीरियड से पहले से शुरू हो चुका था और पहले से ही उसकी 6 कंडीशन मीट हो चुकी थी। तो पास में वो आज तक ऑलरेडी इस साल के बिगनिंग तक ऑलरेडी 2,90,000 2,90,000 का एसेट रिकॉर्ड हो चुका था। लेकिन अभी भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होना बाकी था। तो अभी हमारे इस साल के जो पहले 6 महीने थे ना, उसमें और 19,800 का खर्चा हुआ। इस साल के जो पहले 6 महीने थे उसमें 19,800 का और खर्चा हुआ, ठीक है। तो ऑलरेडी 290,000 का एसेट रिकॉर्ड हो चुका था, 19,800 का और एसेट रिकॉर्ड हुआ। तो टोटल कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट जिस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, 30 जून को जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, तो टोटल कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट कितनी थी, 309,800। अब नॉर्मली जिस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है उसी दिन लॉन्च हो जाता है, जिस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है उसी दिन लॉन्च हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ लॉन्च कब हुआ, 2 महीने बाद, यानी बीच में जुलाई अगस्त का ब्रेक आया और उसके बाद। तो बस जब प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो आप देखते हो कि अगर उसकी फाइनाइट लाइफ है तो आप एमोटाइज करोगे। तो यस, 36 महीने की लाइफ थी, डिवाइड बाय 36 करा, 1 महीने की आ गई,
1 महीने को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया तो ये 4 महीने की अमोर्टाइजेशन आपके सामने आ गई। ये 4 महीने की अमोर्टाइजेशन आपके सामने आ गई, सही है? अब मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको बता रहा हूँ, इस सवाल में उसने नहीं माँगी लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। अगर वो एग्ज़ामिनर आपसे बोलता है कि बताएँ ईयर एंड पर एसेट की एनबीवी, इस वाले प्रोजेक्ट की एनबीवी क्या है? तो बताओ, ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी 309,800, ये देखो, इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट यानी टोटल एसेट था 309,800 का। इस प्रोजेक्ट का एसेट था 309,800 का और इसमें से कितना डेप्रिशिएट हो गया ये देखो, 34422 का डेप्रिशिएट हो गया। तो ज़रा डिफरेंस ले लें। 309,800, 309,800 माइनस 34422, 275,378, ये इसकी एनबीवी आती है। अगर इन केस वो एनबीवी मांग लेता ना, वैसे तो नहीं मांगी उसने, अगर वो इन केस एनबीवी मांग लेता तो एनबीवी आती 275,378। एनबीवी आती मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 275,378। चलो, ये एक सवाल ट्राई करें, भी आसान सवाल आते हैं, चलें करें। ये सवाल ट्राई करें, ये डेप्रिसिएशन से रिलेटेड सवाल आते हैं, करें। बेसिक आईएएस 16 वाली लेवल है ये लेवल ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा का लेवल नहीं है। चलो करो, आईएएस 16 वाले लेवल के सवाल आते हैं, चलो ट्राई करो। ये वो वाले सवाल ही नहीं है, ये जो अभी मैं सवाल कर रहा था उससे बिल्कुल हटके हैं, जनरल सवाल आते हैं, जनरल सवाल आते हैं, देख लो, बिल्कुल जनरल है। वन फिफ्टी। चलो मैं आपको पहले एक बुनियादी बात सिखा देता हूँ जो आप लोगों को पता भी होगी, वैसे तो हर एक को पता है, बेसिक बच्चे को भी पता होती है, ओ लेवल वाले को। देखो सुनो, पहले डेप्रिसिएशन का एक फलसफा समझाता हूँ। देखो, एक एसेट की कॉस्ट है मिसाल के तौर पे 20,000, ओरिजिनल कॉस्ट है 20,000, और अगर उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 6,000, सही है? एक एसेट की कॉस्ट है 20 और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 6,000, तो बताओ उसकी एनबीवी क्या होगी? 14। एनबीवी कितनी होगी? 14। सब बच्चे यहाँ देख लो, सीख लो, बहुत आसान काम है, अब मुश्किल काम नहीं है ये, इस आईएएस से रिलेटेड ही नहीं है, ये जनरल डेप्रिसिएशन का सवाल है। 20 की कॉस्ट है, 6 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो 14 की एनबीवी होगी। हाँ, तो कभी नहीं भूलना कि अगर तुम इस इधर देखो मेरे मार्कर को देखो, तुम एनबीवी और इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ऐड कर दो, तुम एनबीवी और इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ऐड कर दो तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट नहीं आ जाएगी? तुम एनबीवी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ऐड कर दो तो कॉस्ट आ जाएगी, ओरिजिनल कॉस्ट आ जाएगी। एनबीवी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, आज तक की डेप्रिसिएशन को ऐड कर दो तो कॉस्ट आ जाएगी, सीधी सी बात है यार, कोई मुश्किल बात नहीं है। सही है? पक्का? पक्का?
अच्छा, अब एक और बात करना, एनबीवी को प्यार से, बल्कि ज्यादा मशहूर नाम एनबीवी का है कैरिंग अमाउंट। एनबीवी का ज्यादा मशहूर नाम क्या है? कैरिंग अमाउंट। एनबीवी को कैरिंग अमाउंट भी बोलते हैं, सही है। एनबीवी को कैरिंग अमाउंट या कैरिंग वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। बोलो भाई, पक्का। अब जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं 150, सब आंखें खोल लो, बस ये आखिरी सवाल है यार, कर लो, इतना सा सवाल है। बताओ उसकी, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द अकाउंटिंग ईयर। ईयर एंड कब हो रहा है बताओ? ईयर एंड कब हो रहा है? 30 अप्रैल x6। ईयर एंड कब हो रहा है? 30 अप्रैल x6, तो एक साल पीछे जाओ, तो 1 मई x5 को ईयर स्टार्ट हो रहा होगा। देखो, ये है तुम्हारा अकाउंटिंग पीरियड, ये देखें, ये देखो, आपका अकाउंटिंग पीरियड है 1 x5 टू 30 अप्रैल x6, सही है भाई, ये अकाउंटिंग पीरियड है। अब पढ़ें, कह रहे हैं अ ब्रांड, इसके ब्रांड एक नॉन इंटेंजिबल एसेट है, उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है? 44,880। किस दिन? ईयर के स्टार्टिंग, ये देख लो, ईयर के स्टार्टिंग, इधर देखो बच्चों, ईयर के स्टार्टिंग की तुम्हारे पास एनबीवी है कितनी? 44880, 44880, सही है। अब देखते हैं, ईयर के स्टार्टिंग की एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन भी गिवन होगी, ईयर के स्टार्टिंग की एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन भी गिवन होगी, एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन भी गिवन होगी, तो आप ओरिजिनल कॉस्ट भी निकाल सकते हो ब्रांड की। आप ब्रांड की ओरिजिनल, सुनो, एर्नल्ड कंपनी एमोर्टाइजेस द ब्रांड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ओरिजिनल लाइफ कितनी थी? इट हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 8 years। ओरिजिनल लाइफ 8 साल थी, भूलना नहीं, चलो। विथ नो रेजिडुअल वैल्यू, वेरी गुड। एट द एंड ऑफ द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड, पिछले साल का एंड का मतलब इस साल का बिगनिंग, पिछले साल का एंड का मतलब इस साल का बिगनिंग। कह रहा है देयर वाज, बस आ गई इन्फॉर्म, देयर वाज एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 20,400। बेटा, पिछले साल के एंड तक यानी इस साल के बिगनिंग तक एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन थी 20,400। कितनी थी? 20,400। चलो इधर देखो, ये रही तुम्हारी एनबीवी, ये रही एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन। कोई बच्चा कॉस्ट बता सकता है? कोई अल्लाह का वली, कोई अल्लाह का वली मुझे कॉस्ट बता सकता है? कोई अल्लाह का वली मुझे कॉस्ट बता सकता है भाई? कितनी आ रही है कॉस्ट? 65280, वेरी गुड, 65280 की कॉस्ट आ गई। हाँ, अच्छा। अब देखो, तुमने रिवैल्यूएशन भी मेरे साथ पढ़ा हुआ है, 65280 कॉस्ट है। तुम्हें तुम्हारे टीचर्स ने सिखाया कि स्ट्रेट लाइन मेथड में, स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा कॉस्ट से डिवाइड करते हैं ना। कभी भी स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन निकालनी है तो कॉस्ट से डिवाइड करते हैं। तो अब अगर इसकी एक साल की एमोर्टाइजेशन निकालनी है, तो इसकी कॉस्ट कितनी है? 65280, और ओरिजिनल लाइफ थी 8 साल। स्ट्रेट लाइन में होता ही है, ओरिजिनल कॉस्ट डिवाइड बाय ओरिजिनल लाइफ, ओरिजिनल कॉस्ट डिवाइड बाय ओरिजिनल लाइफ। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड में पर ईयर निकालना है, 8160, वेरी गुड। स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से पर ईयर आ गई 8160, तो इसकी एक साल की एमोर्टाइजेशन आ गई 8160। अब मुझे बताओ, ये फॉर द ईयर की, हाँ, क्या कोई मुझे बच्चा ये बता सकता है कि इसकी ईयर के एंड पे एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन कितनी होगी? ईयर के एंड पे एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन, सुनो, यहां देखें, ईयर के स्टार्टिंग में, सब बच्चे यहां देखें, ईयर के स्टार्टिंग में ये एसेट, ईयर के स्टार्टिंग में ये एसेट 20,400 तक ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो चुका है। ईयर के स्टार्टिंग में ये एसेट ऑलरेडी 20,400 से डेप्रिशिएट हो चुका है, हाँ। और इस साल और कितना हुआ? 8160। ईयर के स्टार्टिंग में ऑलरेडी 20,400 से डेप्रिशिएट हो चुका है, इस साल 8160 से और डेप्रिशिएट हुआ। तो बताओ, दोनों को ऐड करके बताओ, ईयर के एंड पे कितनी एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन आ गई? 28560। ईयर के एंड पे आ गई 28560। सवाल हो गया है, सवाल सॉल्व हो चुका है, सवाल अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हो चुका है। सवाल सॉल्व हो चुका है बच्चों, ये देख लो, ये रहा, ये रहा सवाल। आंसर क्या है? सी। आंसर इज सी। आंसर इज सी।
चलें, कर लिया? एक बार लिख लो, बस ये लास्ट क्वेश्चन था। ये लिख लो भाई। चलें जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगली मुलाकात में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।